अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 5 मिनट और वेट करते हैं ताकि और स्टूडेंट्स जॉइन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द सेशन मल्टी मॉडल रैक डेवलपमेंट with Llama Index and LangChain. I am Arisha Siddiqui, host for today's session. I'm Data MLSA advisory lead at MLSA UOK, and by profession, I am a cybersecurity analyst at Gulf Eagle IT Solutions. So for today's session, Areej Mehboob is our speaker. She is an NLP researcher at Traversal AI and was an ML engineer at KDYS Lab, and she graduated from UBIT. तो ड्यूरिंग द सेशन आप लोग को कोई भी सवाल जवाब हो तो आप Q&A में कर सकते हैं क्योंकि ये चैट अवेलेबल नहीं है। तो ओवर टू यू रीच। माय नेम इज़ अरीज, जैसे अरीशा ने आपको बताया, और मैं पहले KDYS में एज़ एन XML इंजीनियर वर्क कर रही थी। मैंने रिसेंटली ट्रैवर्सल एआई ज्वाइन करी है एज़ एन NLP रिसर्चर। मेरा ग्रेजुएशन लास्ट ईयर का है फ्रॉम UPIT। आई डिड PSCS फ्रॉम देयर। और अभी करंट पहले मेरा वर्क जो था वो प्रीडोमिनेटली LangChain बेस्ड एजेंट्स पे बेस्ड था, एंड आई वाज वर्किंग ऑन इट। बट ट्रैवर्सल एआई दे बिलीव के फ्रेमवर्क्स को नहीं यूज़ करना चाहिए एंड खुद से अप्रोचेस क्रिएट करनी चाहिए। तो मैं जो मोस्टली अब वर्क कर रही हूँ वो फ्रेमवर्क लेस मॉड्यूल से वर्क कर रही हूँ। लेकिन इस आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों को जो है वो फ्रेमवर्क से समझाऊंगी, एंड देन मोस्टली इस सेशन का जो मकसद है वो ये है कि जो बैकएंड पे हो रहा है और ओवरऑल जो भी इन फ्रेमवर्क से बैकएंड पर हो रहा है वो समझना है। तो आई थिंक साथ साथ इम्प्लीमेंट करने का टाइम तो नहीं होगा क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने मल्टीपल चीज़ें कवर करनी है। लेकिन ओवरऑल जो सेशन का मेन पॉइंट है वो ये है कि जो जिस चीज़ें डेवलप हो रही है बिहाइंड LangChain और Llama Index उसको समझा जाए। एंड अगर कोई क्वेश्चन हो उसके दरमियान कुछ भी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लेगा, और आई मीन अपना माइक ऑन करके आप मुझे बीच में स्टॉप भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। और ये फाइल्स अगर आपको चाहिए हो तो आपको मिल जाएंगी। ये फाइल वैसे जो है वो बेसिक कोड है, और ये आपको जो है इनकी खुद की भी लाइब्रेरीज पे अवेलेबल मिल जाएगा। एंड आई थिंक कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, और ख़ासतौर पे कोड इम्प्लीमेंटेशन में, तो हम वेबिनार सेमिनार के लो। बाकी सब अपने माइक म्यूट कर लें।
तो मुझसे क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेगा जो भी समझ में ना आए एंड एवरीथिंग। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पहले अपनी पीपीटी से जो मैंने क्रिएट करी है। उसमें मोस्टली जो है वो एक्सप्लेनेशन है कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं एवरीथिंग। एंड मोस्टली मेरा जो डिस्कशन होगा वो अप्रोचेस के ऊपर बेस्ड होगा कि किन किन अप्रोचेस पे वर्क हो रहा है इन मल्टी मॉडल एंड और कौन कौन सी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो व्हाट गोज बिहाइंड एवरीथिंग। तो मेन मकसद ये है कि हम उसके अंदर समझें। तो इम्प्लीमेंटेशन का टाइम, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और टॉपिक ज़्यादा हैं, तो नहीं किसी को चाहिए हो तो आप मुझे बता देगा, मैं शेयर कर दूंगी एक्सेस नोटबुक्स का। ये क्लियर स्क्रीन दिख रही है? यस हरीश। से जो टॉपिक है आज का वो मल्टी मॉडल रैग फ्रेमवर्क्स है। और इसके अंदर जो मल्टी मॉडल बेसिकली ये कि हम इमेजेस और टेक्स्ट दोनों पे क्यूरी कर सके। रैग बेसिकली आई थिंक रैग का सबको अंदाजा होगा क्योंकि ये एक स्टेप अहेड रैग है। बेसिकली रैग क्या करता है कि हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, हम उनको चंक करते हैं, हम उनको एम्बेड करते हैं और वहीं सेव कर लेते हैं। एंड देन जब हमारे पास हम एलएलएम से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो रियल टाइम में वो डॉक्यूमेंट्स पिक करता है एंड देन उन डॉक्यूमेंट्स को रीड करता है लाइक रेलिवेंट चंक्स को, और रीड करने के बाद वो हमें आंसर ला के देता है। पर ये मोस्टली होता है टेक्स्ट के ऊपर। तो आज हम जो देखेंगे वो उसके अंदर देखेंगे कि अगर हम टेक्स्ट और इमेजेस जो डॉक्यूमेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है, अगर हम इन दोनों पे क्वेश्चंस करें तो कैसे वर्क करेगा और क्या अप्रोचेस हो सकती है इसके लिए। रैग अगेन, रैग जो है वो हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपना जो डेटा जो हमारा कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स का डेटा, वो हम जो है वो चेंज कर सकें एंड देन वो हमारे पास रियल टाइम में पिक कर सकता है हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और हमें प्रोवाइड कर सकता है एक कोहेरेंट आंसर बनाकर। मल्टी मॉडल रैग अगेन यहाँ पे ये डिस्कस हुआ हुआ है कि मल्टी मॉडल के अंदर टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज कुछ भी आ सकती हैं। आज का फोकस मोस्टली टेक्स्ट और इमेजेस के ऊपर है और हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी अच्छा रैक बनाने के लिए सबसे बेटर उसका रिट्रीवर होना चाहिए। रिट्रीवर बेसिकली ये होता है कि जब आप वेक्टर बनाते हो, वेक्टर डेटाबेस बनाते हैं, तो उसके अंदर जो है जितना भी डेटा है वो एक रिट्रीवर से कंबाइन होता है। एंड रिट्रीवर का वर्क ये होता है कि वो चंक्स लेकर आके आपको डिस्प्ले करवाना होता है। मतलब व्हाट गोज बिहाइंड वेक्टर डेटाबेसेस कि वो सर्चिंग करता है बेस्ड ऑन कंसाइंस सिमिलरिटी एंड देन या कोई भी आप सिमिलरिटी मैट्रिक यूज कर ले एंड देन वो आपको चंक्स आके देता है। अगर आपके चंक्स ही रेलिवेंट नहीं आएंगे तो मतलब आपका ओवरऑल जो रैग है वो कभी रेलिवेंट नहीं हो पाएगा, कभी ठीक नहीं हो पाएगा। जितना भी आपका फेथफुलनेस का मेट्रिक अच्छा हो, अगर आपके चंक ही सही नहीं आ रहे हैं तो फिर आपका जो रैग है वो प्रीटी मच यूजलेस है। तो मेन फोकस जब भी कोई रैग का बनाया जाता है वो ये होता है कि रिट्रीवर जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए कि हमेशा रेलिवेंट रिट्रीव चंक्स ही आए। तो हमारे पास कुछ अप्रोचेज हैं यहाँ पर जो कि यूज होती हैं फॉर दिस। एंड यहाँ पे ये इमेज जो है हम एक लामा इंडेक्स से डिस्कस करेंगे और एक हम डिस्कस करेंगे लैंगचेन और एक लामा इंडेक्स से। पहली अप्रोच ये है, बेसिक रैग आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो होता है हम सिंपल टेक्स्ट देते हैं, उनको चंक कर देते हैं, टेक्स्ट रिट्रीव होते हैं एंड वो एलएलएम को चले जाते हैं। अब अगर हम मल्टी मॉडल पे वर्क करें तो हम इस इमेज को अगर जूम इन करें थोड़ा सा तो ये डॉक्यूमेंट दिखा हुआ है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट को हम अनस्ट्रक्चर्ड डॉट आईओ या कोई भी अदर लाइब्रेरी, आप IIMU PDF यूज कर लें, PDF IUM यूज कर लें या कोई भी PDF प्लम्बर यूज कर लें। हमने डॉक्यूमेंट को पहले एक प्रॉपर टेक्स्ट फॉर्मेट में या प्रॉपर फॉर्मेट से लेकर अंदर लेकर आना है जो कि हम रीड करवा सकें फर्दर अपने वेक्टर डेटाबेस के लिए। पहले हम यहाँ पे अप्रोच जो यूज कर रहे हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड डॉट आईओ के जरिए कर रहे हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डॉट आईओ बेसिकली डॉक्यूमेंट रीडिंग के लिए एक बनाया हुआ लाइब्रेरी है। इसकी ओपन सोर्स भी अवेलेबल है और ये पेड भी अवेलेबल है। पेड के अंदर आपको आई थिंक $1 पर 100 पेजेस है एंड अगर आप लेटेंसी कम करना चाहते हैं तो फिर इट्स अबाउट लाइक $10 पर 100 पेजेस समथिंग इस किस्म का है। तो हम यहाँ पे ओपन सोर्स वर्जन यूज करेंगे जो कि इंक्रेडिबली स्लो होगा लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा, वाई यूज अनस्ट्रक्चर और मैं दूसरी लाइब्रेरीज के ऊपर अनस्ट्रक्चर क्यों मैंने यूज करा है, उसका रीजन ये है कि अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर एक योलो अप्रोच यूज हो रही है। तो इसके अंदर जो केसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कभी पीडीएफ आपने देखे होंगे कि दो इमेजेस को कंबाइन करके एक इमेज बनाई हुई थी पीडीएफ के अंदर। तो जब हम ऐसी कोई लाइब्रेरी यूज करते हैं जो कि डायरेक्टली सिर्फ इमेजेस पिक करके ला रही होती है जैसे पाईएमयू पीडीएफ वगैरह, तो वो दो इमेजेस को सेपरेटली रीड करती है एंड देन सेपरेटली पिक करके लेकर आती है। जिसकी वजह से ये होगा कि अगर हम उन इमेजेस को बैठ करके स्टोर करवाएंगे तो दो सेपरेट एंटिटी की तरह रिट्रीव होंगी एंड अगेन कॉन्टेक्स्ट लॉस होगा। What unstructured.io do is कि ये लोग बैकएंड पे अपना योलो यूज करते हैं एंड देन दे
कन्वर्ट होल पेज इनटू अ इमेज, एंड देन उस इमेज के अंदर से ये लोग बॉक्सेस पिक करते हैं जो इमेजेस के होते हैं, एंड देन वो सेव करवाते हैं। इससे ये होता है कि अगर दो कंबाइन हुई इमेजेस है भी तो ये लोग उस पूरे को डायग्राम कंसिडर करता है, इंस्टेड कि वो सिर्फ उसको डायग्राम कंसिडर करे जो अलग अलग है। इसके अंदर आई थिंक किसी ने भी अगर इमेज एक्सट्रैक्शन लाइब्रेरीज यूज करी होंगी तो उसका थोड़ा सा आइडिया होगा कि किस तरीके से वो इमेजेस पिक करी होती हैं। और अगर आपने इनमें से कुछ नहीं यूज करना तो देयर एक अनदर लाइब्रेरी डॉक लेआउट नाम की, वो भी आप लोग डिस्कवर कर सकते हैं। मूविंग ऑन कि एक दफा हमारे पास सारी की सारी चीजें आ गई, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इमेजेस आ गई, टेबल्स आ गए, टेक्स्ट आ गए, स्ट्रक्चर इन तीनों को हमें अलग अलग करके दे देता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारा अगेन ये है कि हमारी एम्बेडिंग होनी चाहिए। हम स्टेप 1 पे हमारे पास यहाँ पे कुछ अदर ऑप्शंस गिवन है, मतलब अदर अप्रोचेस गिवन है। हमारा मेन जो अप्रोच है उसका थर्ड वन है, जिसके अंदर हम आफ्टर में भी मल्टी मॉडल एलएलएम यूज करेंगे। बेसिकली जब वंस हमारे पास इमेज टेक्स्ट टेबल और इमेजेस आ जाएंगी तो हम टेक्स्ट को तो टेक्स्ट की तरह चंक की तरह रखेंगे, जैसे हम रेगुलर रैक के अंदर रखते हैं, बेसिक रैक के अंदर। हम क्या करेंगे, हम मल्टी मॉडल एलएलएम यूज करके मल्टी मॉडल एलएलएम बेसिकली एक ऐसा एलएलएम है जो कि इमेजेस को रीड कर सकता है एंड ट्रांसलेट करके आपको दे सकता है। तो हम फ्यू बेसिक प्रॉम्प्टिंग करके हम उससे बोलेंगे एक्सप्लेन दिस इमेज कंसाइसली, और फिर हम उसको उसके पास से जो जनरेट होगा सब कुछ, जो उसकी समरी होगी, हम उसको भी एज एन टेक्स्ट अपने वेक्टर डेटाबेस में सेव करवा लेंगे। एंड अगर किसी ने वेक्टर डेटाबेस यूज करा हुआ और अगर नहीं भी करा हुआ तो वेक्टर डेटाबेस के अंदर एक चीज होती है पेलोड नाम की, मेटा डेटा, जो पेलोड भी कहलाता है फॉर क्वाड्रेंट। तो मेटा डेटा के अंदर बेसिकली आप अपने कोई भी चीज को स्टोर करा सकते हो, तो हम वहाँ पे अपनी इमेज की पाथ या इमेज इंकोड करके सेव करवा सकते हैं, जो कि फर्दर रीड करने में काम सकती है। तो वेक्टर सर्चेस जो होंगे वो सारे समरी के ऊपर होंगे, इमेज समरी, टेबल समरी, टेक्स्ट समरी। फॉर एग्जांपल यूजर कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट कलर्स आर देयर इन दिस ग्राफ, तो वो सर्च करेगा कि कौन से वाले चंक के अंदर ग्राफ की और कलर्स की डिस्कशन हो रही है, एंड देन जैसे नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर होता है, एंड देन वो चंक को रिट्रीव करेगा। जब वो चंक रिट्रीव होगा उसके साथ जो मेटा डेटा अरेंज है वो उस मेटा डेटा को अरेंज करेगा, एंड देन उस मेटा डेटा को रीड करके वो इमेज हमारे पास रिट्रीव हो जाएगी। एक हमारे पास ये ऑप्शन है, यहाँ पे भी हम रिट्रीवर के अंदर करके दे सकते हैं। फाइनली जब हमारे साथ सब कुछ आ जाएगा, एक रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट आ गया, एक रेलिवेंट इमेजेस आ गई, हर चीज आ गई है, तो अब हमारे पास जो है वो लास्ट स्टेप क्या है कि हमें वो एलएलएम से रीड करवाना है। हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस है, आइदर हम सिंपल एलएलएम से रीड करवा लें और इमेज की समरी ही रीड करवा लें और हम यूजर को आंसर प्रोवाइड कर दें, और दूसरा ऑप्शन ये है जो कि हम यूज करेंगे कि हम जो इमेजेस आई हैं उनको हम लें और फिर उनको भी हम मल्टी मॉडल एलएलएम को दें विद टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, ताकि वो दोनों चीजों को रीड करे और यूजर को आंसर करे उसे। तो ये हमारी एक अप्रोच है जिसके अंदर हम इमेजेस को भी एक ही वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हैं, इसकी भी टेक्स्ट समरी बना के। अनदर अप्रोच है, ये मोस्टली हम इसको LangChain से इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो मैं ओपन करती हूँ नोटबुक्स। अच्छा, अनदर अप्रोच यहाँ पे ग्लामर डेक्स की है, जहाँ पे हम इमेज एम्बेडिंग मॉडल यूज करेंगे। इमेज एम्बेडिंग मॉडल्स बेसिकली ये होते हैं जो हमारे पास इमेज कैप्शनिंग के लिए यूज हो सकते हैं, और वो क्या करते हैं कि इमेज को लेते हैं और देन उसकी लाइक एम्बेडिंग कर देते हैं, जैसे टेक्स्ट की एम्बेडिंग होती है वैसे इमेज की एम्बेडिंग हो जाती है। देन टेक्स्ट और इमेज दोनों की एम्बेडिंग जो होती है वो सेपरेट सेपरेट डेटाबेस, वेक्टर डेटाबेस के कलेक्शंस के अंदर जाती है, डिफरेंट कलेक्शंस क्रिएट कर देते हैं हम लोग। और फिर जब यूजर क्वेश्चन करता है तो हम दोनों में सेपरेटली क्वेश्चन क्यूरी करते हैं, एंड देन दोनों की इमेजेस लेकर आते हैं, मतलब दोनों के कॉन्टेक्स्ट लेकर आते हैं, टेक्स्ट के अलग और उसके अंदर से इमेज की कलेक्शन डेटाबेस में से अलग। आई थिंक कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को होंगे, अगर आप लोगों ने मुझसे पूछने हैं तो पूछने, फिर मैं LangChain की तरफ जो नोटबुक है उसकी तरफ शिफ्ट करूँ। जो चीज समझ में नहीं आई हो, लाइक वेक्टर डेटाबेस, या मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, या कोई कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा हो कि कैसे करना है, तो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे भी पूछ लें ताकि फिर मैं नेक्स्ट जंप करूँ। जी, आपकी थोड़ी सी ना पेस थोड़ी सी फास्ट है, काइंडली आप इसे थोड़ा सा देखें। और उसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन था कि जो आपने अभी बताया कि हम इमेजेस और टेक्स्ट को ना एक ही डेटाबेस में रख लें, एक ये अप्रोच है, और एक दूसरी अप्रोच है कि मैं इमेज के लिए एक अलग डेटाबेस बनाऊं और टेक्स्ट के लिए एक अलग डेटाबेस बनाऊं। नहीं, एक अप्रोच ये है कि हम इमेज को टेक्स्ट समरी बना लेंगे एंड देन हम सारे टेक्स्ट को एक ही वेक्टर स्टोर में रखेंगे। तो दूसरी अप्रोच ये है कि हम इमेज की समरी नहीं कर रहे,
हम इमेज की कैप्शनिंग कर रहे हैं, मतलब इमेज की एम्बेडिंग कर रहे हैं, मतलब इमेज एम्बेडिंग मॉडल्स रीड करें कभी, क्लिप का पता है किसी को? बेसिकली इमेज एम्बेडिंग मॉडल्स ये होते हैं कि ना वो आपकी इमेज को एक स्पेस में मैप कर देते हैं एंड देन वो टेक्स्ट के हिसाब से मैप करते हैं। आई थिंक मैं इसके ऊपर भी, मैंने इसके अंदर भी कुछ स्लाइड्स ऐड करी हैं, तो अगर क्लिप नहीं भी समझ में आता है तो वो मैं समझाऊंगी इसके बाद। तो एक अप्रोच ये है कि हम इमेज की समरी ले रहे हैं और समरी को टेक्स्ट के साथ स्टोर कर रहे हैं एज अ टेक्स्ट, और मेटा डेटा अगर आपने वेक्टर डेटाबेस यूज करा हो तो हम उसके अंदर इमेज पाथ सेव करवा रहे हैं, तो मतलब टेक्स्ट को हमने टेक्स्ट के साथ रखा है। अदर अप्रोच ये है कि हमने इमेज एम्बेडिंग और टेक्स्ट एम्बेडिंग को अलग अलग कर दिया, दो सेपरेट मॉडल्स यूज करके। समझ में आया या मैं गालियाँ दे रहे हो, उसका तो शर्म नहीं आ रही है? अब मैं इसके ऊपर मूव ऑन कर रही हूँ। आई थिंक फाइल्स के ऊपर अब मैं कोलैब यूज कर रही हूँ, तो अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन आई थिंक साथ साथ नहीं हो पाएगी क्योंकि टाइम लिमिटेड है, तो अगर आप लोग कह रहे हैं तो आई थिंक उससे फाइल ले लेगा और फिर उससे देख के इम्प्लीमेंट कर लेगा। बेसिकली ये कोड बहुत बेसिक है, ये आपको इनके अपने उस पर भी अवेलेबल मिल जाएगा। इनके जो अपने डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, मतलब सेम ऑलमोस्ट सेम, कुछ चीज़ें चेंज होंगी क्योंकि मैंने इसके अंदर वगैरह करवाई भी है, बाकी आपको ऑलमोस्ट सेम मिल जाएगा। अच्छा बेसिकली हम कुछ डिपेंडेंसी डाउनलोड कर रहे हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे जो मल्टी मॉडल LLM यूज करा है वो टुगेदर AI का फ्री लामा वर्जन यूज करा है, इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे आपको ये टुगेदर AI है, इससे आपको यहाँ से अपना की बना लें और यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आई थिंक ये फ्री लामा वर्जन है, आपको अपनी की बनानी होगी और यूज करनी होगी। द थिंग इज कि इसकी परफॉर्मेंस एज अ मल्टी मॉडल LLM इतनी अच्छी नहीं है जितनी आपको GPT-4o की मिलेगी, तो इसके आंसर्स कुछ इशू कर सकते हैं, पर लाइक फॉर टेस्टिंग आउट मल्टी मॉडल LLMs ये फाइन है। तो बेसिकली अब कुछ डिपेंडेंसीज हैं यहाँ पे जो इंस्टॉल होंगी, और फिर मैं आपको अच्छा यहाँ पे टुगेदर AI इंस्टॉल हो रहा है। ये सब जो डिपेंडेंसीज हैं ये हमारे unstructure.io के लिए हैं, और फिर हम LangChain यूज कर रहे हैं, तो LangChain हमारी कम्युनिटी डाउनलोड होगी, फिर टेंस ट्रांसफॉर्मर फॉर मैनिंग मॉडल्स, और बाकी हमारे पास ये की डिपेंडेंसीज हैं। यहाँ पे हम अनस्ट्रक्चर डाउनलोड कर रहे हैं और इंस्ट्रक्चर की और फर्दर डिपेंडेंसीज है, और ये क्रोमाडीबी हम, अच्छा इसके अंदर मैं क्रोमाडीबी यूज कर रही हूँ। फॉर लामा इंडेक्स मैंने क्वाड्रेंट यूज करा है, तो दो डिफरेंट वेक्टर डेटाबेसेस हैं वो। ये आपको यहाँ पे अपनी टुगेदर AI की पुट करनी होगी जो भी आपके पास होगी। सीक्रेट्स बनाना आई थिंक आप लोग को आते होंगे, तो मेरी यहाँ पे की स्टोर्ड है, तो ये फ्री API की है, तो आपको भी यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे जाके वंस ये सारे डिपेंडेंसीज हो जाए फिर मैं ये मॉडल टेस्ट आउट है, तक डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो रही है, मैं आपको कुछ रैंडम वो समझा देती हूँ। फिर हमने यहाँ पे मैंने एक स्मॉल कोड रखा है फॉर टेस्टिंग आउट के मॉडल का जो API है वो कैसे वर्क कर रही है, एंड देन हमने एक इमेज सेपरेटली इंपोर्ट करवा के चेक करी है। अच्छा ये हमारे पास unstructure.io है, unstructure.io आपको यहाँ से भी दिख जाएगा, तो आप इसके अंदर भी जाके रीड कर सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। बेसिकली कंटेंट स्क्रैप करने के लिए, और इसका हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास वो है। इसके अंदर अपने फाइल पाथ देनी होती है और आउटपुट डायरेक्टरी देनी होती है जहाँ पे ये आपकी इमेजेस सेव करेगा, तो आपके पास ये इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा चंकिंग स्ट्रेटजी ये है कि जैसे जैसे टाइटल चेंज होगा ये इसको सेपरेट और स्प्लिट कर सकता है, पर मैं बाद में फर्दर चेकिंग करी है मैंने, वो इसलिए क्योंकि पर्सनली मैंने जो है वो अपने चंक को अपने साइज के मुताबिक करना था। तो हमारे पास unstructure.io के अंदर हम पाथ देंगे एंड देन वो हमारे पास एलिमेंट्स वो कर देता है। आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा हैंग हुआ है तो ये थोड़ा टाइम दे रहा है। ये कुछ कमांड्स हैं, आई थिंक जब आप लोग अनस्ट्रक्चर यूज करेंगे तो बेसिकली आप NLTK डाउनलोड भी कर लेंगे ना, तो फिर वो आपसे अपग्रेड नहीं बोलेगा, तो ये प्रॉब्ली बग आए कोलैब के अंदर, तो आप लोग अपग्रेड करनी पड़ेगी, तो आप सेपरेटली अपग्रेड की कमांड चला लेगा।
अच्छा ये टुगेदर हम एआई का हमने बस एक डेमो है कि की चल रही है, वर्जन चल रहा है। ये हमारे पास जिस मॉडल का डेमो है, ये हमारा वर्जन है। ये मल्टी मॉडल है, तो यहाँ पे हम सिंपल टेक्स्ट देंगे तो ये सिंपल टेक्स्ट से भी आपको रिप्लाई करेगा, अगर इमेज के साथ देंगे टेक्स्ट तो भी रिप्लाई करेगा। एक रैंडम इमेज मैंने रीड करवा के दिखाना था कि मल्टी मॉडल यूज कैसे हो रहा है, तो मैं ज़रा दिखा देती हूँ। ये इमेज है और हम इसको यहाँ पे रीड करवा रहे हैं। अच्छा, मल्टी मॉडल यूज करने के लिए या तो आपको इमेज का यूआरएल देना पड़ता है या इमेज की यूआरआई देनी पड़ती है। यूआरआई बेसिकली इनकोडेड इमेज होती है जो कि एचटीएमएल फॉर्मेट की तरह ट्रीट होती है। तो आपके पास जो है वो मैंने यहाँ पे इमेज कोड करवा ली और फिर हमने यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है इनकोड इमेज का। इनकोडेड इमेजेस ये होती हैं बेसिकली कि वो आपके पास ना इमेज को कोड कर दे। मैं आपको एक इमेज का ना दिखा भी देती हूँ यहाँ पे। हमें बेस 64 इमेज इनकोड करनी पड़ेगी या हमें इमेज का यूआरएल देना पड़ेगा। मल्टी मॉडल इमेज को इन दो फॉर्मेट्स में एक्सेप्ट करता है। अगर इन दोनों में से आप कोई भी अदर लिंक यूज कर रहे हो, कोई अदर फॉर्मेट यूज कर रहे होंगे, तो ये जो है वो नहीं देगा आपको आंसर, मतलब एरर शो करेगा। तो इसलिए इमेज इनकोड करवाए हुए यहाँ पे। तो हमारे पास पहले क्या होगा कि इमेज इनकोड होगी और फिर अच्छा आई थिंक क्लाइंट पता होगा आप लोगों को, या मैं ये एक्सप्लेन कर दूं एक दफा। बेसिकली क्लाइंट क्या होता है, जब आप कोई भी मॉडल इंपोर्ट करते हो या कुछ भी करते हो तो आप एक क्लाइंट बनाते हो, एक फंक्शन बनाते हो जहाँ से आप एपीआई को कॉल करा रहे होते हो। तो क्लाइंट बेसिकली ये चैट कंप्लीशन कॉल करवाने के लिए मैंने यूज करा हुआ है। तो ये हमारे पास क्लाइंट हमने डिफाइन करा। ये मॉडल इंपोर्ट करने के बाद जो आप मॉडल लेने के बाद जो है आपको डिफाइन करना पड़ता है एंड देन आप उसके जरिए रीड करवाते हो। फिर आपने इमेज को इनकोड करवाया सेपरेटली, जो कि मेरे पास इनकोडेड इमेज आपके पास शो हो रही होगी। ये जो ऊपर है ये इनकोडेड इमेज है, ये नीचे जो टेक्स्ट है। फिर जो इनकोडेड इमेज है वो आपके पास शो हो रही है। अब जो है मैंने जो है मल्टी मॉडल को एक डिस्क्रिप्शन प्रॉम्प्ट देना है एंड दैट इज ये कि आप जो है वो डिस्क्राइब कर दो और इमेज को समराइज कर दो कि जो भी इसके अंदर हो रहा है, ताकि हम टेस्ट आउट कर लें। अब हमने अपना जो है वो मॉडल डिफाइन करा, क्रिएट करा, अपना मॉडल नेम डिफाइन करा और हमने मैसेजेस पास करे जिसके अंदर हमने एक तो टेक्स्ट मैसेज पास करा। अच्छा, हमें टाइप डिफाइन करनी पड़ती है। टाइप क्या है, तो हमारी यहाँ पे इमेज यूआरएल टाइप है और यहाँ पे हमारी टेक्स्ट टाइप है। तो हमें टेक्स्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। पहले तो हमने बता दिया कि करना क्या है, हमने इमेज इनपुट करी और हमने इसको बता दिया कि उसके साथ करना क्या है। ये हमने लिखा, एक्सप्लेन करना है। और अब हमने जो इमेज इनकोड करी थी जो ये रही, बेसिकली मैंने यहाँ पे शो भी कराई है, इसको सेपरेट कर देती हूँ आई थिंक ताकि क्लियर है। वो हम इसके अंदर इनकोडेड इमेज को पास कर रहे हैं। अब ये हमारे पास इनकोडेड इमेज है और हमने सेम इनकोडेड इमेज को एज अ यूआरआई पास करवाया और हमारे पास रिस्पॉन्स स्ट्रीम हो रहा है। तो ये रिस्पॉन्स स्ट्रीमिंग बेसिकली होती है कि जब मॉडल मैम जैसे एक क्वेश्चन था कि ये इनकोडिंग इमेज से क्या मुराद है, कि वो एक इमेज को टेक्स्ट में चेंज कर रहे हैं? नहीं नहीं, इनकोडिंग बेसिकली बेस 64 ये ना जो मॉडल्स होते हैं मल्टी मॉडल, ये ना इमेज का यूआरएल एक्सेप्ट करते हैं, यूआरएल जो होता है। पर क्योंकि हमारे पास पर्सनल से इमेज रीड हो रही है और हमारे पास यूआरएल नहीं है, तो हम उसका इनकोड करके देते हैं ताकि वो रीड कर सके। बेसिकली रीड करवाने का तरीका है। तो हमारे पास हम इसके अंदर इनकोड कर देते हैं। अगर मैं ये अटैच कर दूं एंड देन उसके आगे मैं इसको पेस्ट कर दूंगी तो ये हमारे पास सेपरेट टाइप पे भी खुल जाएगी। तो ये इमेज यूआरआई कहलाते हैं। तो उसके बाद वो उसी को रीड कर सकता है। हम इनकोड इसलिए कर रहे हैं कि बस वो रीड हो जाए यूआरएल के फॉर्मेट में, क्योंकि ये यूआरएल के फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है। तो ये कहलाते हैं इमेज यूआरआई। पर ये वैसी वाली कोडिंग नहीं है कि हम कोई टेक्स्ट मॉडल या कोई एम्बेडिंग मॉडल यूज कर रहे हो। ये बेसिकली बस हम बेस 64 इनकोड कर रहे हैं ताकि हम अपनी लोकल इमेज को यूआरएल के फॉर्मेट में कर सकें, क्योंकि रीड ऐसे करता है। क्लियर है या मैं दोबारा उसको जी ठीक है, थैंक यू। स्ट्रीमिंग देख ली थी जो स्ट्रीमिंग हुई थी, टोकन बाय टोकन की स्ट्रीमिंग हुई थी। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो
इसने इमेज को, हमारे पर इमेज क्या थी, एक सेल डायग्राम थी, हमने इससे बोला कि डिस्क्राइब कर दो और समराइज कर दो, तो इसने इमेज को रीड करा और हमें एक एक वैल्यू के बारे में बता दिया जो उसके अंदर हो रहा है इमेज के अंदर। तो इस तरीके से आप मल्टी मॉडल एलएलएम को यूज कर सकते हो। तो अभी तक हमने सिर्फ टेस्ट आउट करा है। मेरा एक क्वेश्चन है, the question is like कि for example अगर हम लोग इमेज से QA करें, like specific QA, for example अगर हमने बोला कि जो एक्सट्रीम आउटर लेयर होती है सेल की, वो क्या चीज होती है, तो would it be specific? हाँ, हो सकता है, वो भी आराम से होगा, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर बस मेंशन करना होगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, एंड ऑल्सो डिपेंडेंट ओवर कि आप कौन सा MLLM यूज कर रहे हो। अक्सर मुझे पर्सनली ये लामा विजन का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो सिंगल इमेज में तो ठीक लगता है, लेकिन अगर मल्टीपल इमेजेस दो तो इतना अच्छा नहीं है। पर अगर like आपका MLL हम लोग अगर उसे मल्टीपल इमेजेस देते हैं एक ही फॉर्मेट की, सही है, हमने 4 सेल्स की उसे इमेजेस दी और बोला इनको कंसोलिडेट करके बताओ कि इनके रिजल्ट सेम है नहीं, या सिमिलैरिटी इंडेक्स वाला काम उससे करवाया हमने, तो उधर वो हेलुसिनेट करते हैं, तो उस हेलुसिनेशन के लिए क्या करें? हम जो वो MLLM में आप हेलुसिनेट मतलब जो कंपैरिजन में, ये तो फिर डिपेंड हेलुसिनेट करता है मतलब जैसे हमने उसे क्वेश्चन में एक एग्जांपल दिया ना, तो वो एग्जांपल को ही रिप्लाई कर रहा है कि ये आंसर है इसका। ये यूजुअली लामा के साथ ही होता है। लामा के अंदर इश्यूज हैं। अगर Azure API एंड पॉइंट्स यूज कर रहे हो OpenAI के, या कोई अच्छा मेरे ख्याल है एक और है जिसकी बहुत मेहनत इंटर्न VL की अच्छी है और लावा की मैंने सुना है बेटर है, पर इसके अंदर है इशू कि अगर आप एक साथ बहुत सारी हम अभी देखेंगे जब हम रैक बनाएंगे ना, तो हम इसके अंदर एक से ज्यादा इमेजेस देंगे, तो जब हम इसे क्वेश्चंस करेंगे तो वो हेलुसिनेट करेगा, उसकी फेथफुलनेस बिल्कुल नहीं होगी। बेसिकली फेथफुलनेस एक मीट्रिक होता है हमारे पास चेक करने के लिए कि रैक की परफॉर्मेंस को, तो जब हम वो देखेंगे तो वो कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल हटके आंसर कर रहा होगा। तो मैंने एंड पर Azure OpenAI के एंड पॉइंट्स भी यूज करे हैं दिखाने के लिए कि कितना डिफरेंस आता है अगर MLLM के ऊपर। तो हाँ, ये सिंगल इमेज के ऊपर तो ये फिर भी बेटर परफॉर्म करेगा, मगर मल्टीपल इमेजेस देंगे तो इशू आएगा। दूसरा, फ्यू शॉट क्लासिफिकेशन आप करके देखें, अगर आपको उसके ऊपर चाहिए कि कितना एक्यूरेटली आ रहा है रिजल्ट एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक उससे आपको थोड़ा फायदा, उससे अंदर आप देख लो कि किस तरीके से डिफाइन करना है, क्या चीज चाहिए उसमें से, और डिपेंड्स कि आप फाइन ट्यून करना पड़ ऑलराइट, सकता है अपने स्पेसिफिक थैंक यू। यूज केस के लिए। अब यहाँ पे अब हम रैक का मोस्टली स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने MLLM डिस्कस कर रहा है, तो हम अब रैक का स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी कुछ डिपेंडेंसीज हैं, इसके अंदर हमारे पास ट्रांसफॉर्मर हो रहा है, टुगेदर API की टुगेदर AI की हुई है, जो डिपेंडेंसीज हैं यहाँ पे वो हो रही हैं। उसके बाद जो है हमारा कंटेंट बिल्ड करवाएंगे हम अनस्ट्रक्चर से। हम ये थोड़ा टाइम लेगा, और तो ये बहुत छोटा PDF है, ये PDF जस्ट फ्यू पेजेस का है, लेकिन और मैंने इसलिए छोटा PDF लिया था क्योंकि अनस्ट्रक्चर टाइम लेगा, हम ओपन सोर्स यूज कर रहे हैं। अगर आपको कोई फास्टर अल्टरनेटिव चाहिए तो आप पाइमो PDF से डायरेक्टली रीड करवा लो इमेजेस, पर अगेन उसमें योलो यूज नहीं हो रहा होगा, या इनकी पेड की अगर अपने ऑफिस के लिए यूज करना चाह रहे हैं एवरीथिंग, तो इनका एक पेड वर्जन भी है, तो उसको डिस्कवर कर सकते हैं, वरना फिर थोड़ा पेशेंस के साथ वेट कर सकते हैं कि ये थोड़ी देर में हो जाए। तो बेसिकली अपनी डिपेंडेंसीज डालेगा एंड देन हम अपने वास्ते जो है वो इसके एलिमेंट्स स्क्रैप करेंगे, वो मैं अभी रॉ PDF के अंदर दिखा दूंगी एलिमेंट्स, उस हिसाब से होगा। तो जब तक ये हो रहा है, कोई क्वेश्चन है अभी तक तो मुझसे पूछना है, आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर, या मैं बल्कि मैं क्लिप एम्बेडिंग समझा दूँ तक, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर। तो क्वेश्चन है आप लोगों को, या मैं क्लिप एम्बेडिंग समझा दूँ? एक मेरा क्वेश्चन था कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ना डिफरेंट टेक्निक है, मैं चेक करना चाहता हूँ कि मैं रैग मॉडल बनाना चाह रहा हूँ, उसमें से कौन सी टेक्निक बेस्ट होगी। तो मैं इस चीज़ को ना किसी जगह पे स्टोर करना चाहूँ और फिर उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए कोई लाइब्रेरी कोई टूल हो। बेसिकली मैंने ट्रेवर्सल के अंदर सबसे ज्यादा काम अभी जो इसी पे कर रहा है, मतलब मैंने कोई 2 वीक्स किया, तो देर आर मल्टीपल कि आपके पास डीप समथिंग है, और अनदर मैंने जो यूज करी है बहुत ज्यादा रगास यूज करा है। तो आप रगास को खोल के तो देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे रगास है नाम। जी, बेसिकली रगास के अंदर आपके पास 2 मैट्रिक्स होंगे, एक ट्रेडिशनल होंगे, एक आपके पास LLM एज अ जज होगा। बेसिकली LLM एज अ जज द कॉन्सेप्ट कि LLM के रिस्पॉन्स LLM ही जज करेगा। ये आपके पास मैट्रिक्स होते हैं, मैंने जो है वो स्क्वाड डेटा सेट को यूज करके पाइपलाइन क्रिएट की थी, तो चेक कि मेरा रैंक कैसे वर्क कर रहा है। तो स्क्वाड डेटा सेट ओपन सोर्स डेटा सेट है जो कि हमारे पास रैंक के लिए हो सकता है।
बेसिकली आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे इवेल्युएशन मैट्रिक्स हो जाएंगे, सैम्पल डेटा सेट हो जाएंगे, और इसी के अंदर आपको जो है वो भी मिल जाएंगे। अगर आपको इसके अंदर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप ग्रुप पे पोस्ट वगैरह कर लेगा, अगर या मुझे आप अप्रोच करके पूछ लें, मैं इस पर आपको हेल्प कर सकती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो। लेकिन बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक फॉर्मेट गिवन होता है, आपको उसके हिसाब से अपना क्वेश्चन, आंसर, रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट और जो भी आपका ओरिजिनल आंसर होता है, हम 4 चीज़ों को रखते हैं एंड देन ये मैट्रिक्स को रन करवाते हैं। तो इसके अंदर फेथफुलनेस है, प्रिसिशन है, रिकॉल है, और वो बेसिकली जज करने में हेल्प करता है ये। जी अगर ठीक आपको क्वेश्चन से कहना हो तो आप ये हमारे पास ट्रेडिशनल है जिसके अंदर कोई एलएलएम यूज नहीं हो रहा, और कुछ हमारे पास एलएलएम के साथ होते हैं जो कि एलएलएम को ही यूज करते हैं फॉर जजिंग। अच्छा, अब हमारे पास जब कंटेंट एक्सट्रैक्ट हो गया है तो हमने आउटपुट डायरेक्टरी इमेजेस के लिए दी थी, तो हमारी फिगर्स एक्सट्रैक्ट हो गई। और ये जो है वो मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये हमारी इमेजेस थी। हमारे पास 5 इमेजेस थी, यहाँ पे 5 एक्सट्रैक्ट हुई है। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम जो है वो एलिमेंट सेलेक्ट कर ले। अच्छा, अनस्ट्रक्चर जो है वो आपको जो पीडीएफ और पीडीएफ के अंदर से जो टेबल है और जो पीडीएफ के अंदर टेक्स्ट है वो अलग अलग उसमें देता है, अपने एक लिस्ट में बना के दे देता है, तो हमें बाद में सेपरेट करने होते हैं। तो आज का जो टॉपिक में मैंने टेबल जो है वो इंक्लूड नहीं करा है, ऑल्सो मैंने कोड जो है वो कमेंट आउट कर दिया, तो अगर किसी को ये फाइल को देख के फॉलो करना हो, उनको टेबल्स को भी समराइज करना हो तो वो कर सकते हैं। पर मैं आज डिस्कस नहीं करूँगी, टाइम बहुत लिमिटेड है, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगी, तो मैं सिर्फ टेक्स्ट और इमेजेस पे करूँगी। लेकिन अगर किसी को देखना है तो मैंने कोड कमेंट आउट कर दिया। तो अब हम जो है वो अपने रॉ पीडीएफ्स के एलिमेंट्स के अंदर से अपना टेक्स्ट और टेबल अलग कर लेंगे। मैंने जो पीडीएफ की है उसके अंदर टेबल्स नहीं है, तो मेरे पास जो है वो टेबल्स नहीं आया, सिर्फ टेक्स्ट आया, तो हमारा टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हो गया। हमारा टेक्स्ट। अब जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है, अच्छा हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इमेजेस और टेबल्स को समराइज करें और उनकी समरी हम स्टोर करवा लें अपने टेक्स्ट के साथ। तो मैंने टेबल स्किप करा है क्योंकि टाइम लिमिटेड है, लेकिन अगर किसी को टेबल को भी समराइज करना हो तो मैंने कोड यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया है, वो आप कर सकते हैं समराइज यहाँ पर कि मैंने। हम डायरेक्ट इमेज समरीज पे आ रहे हैं। अगेन हमें इमेज समरीज चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ईच इमेज को पाथ से पिक करना पड़ेगा, उसको इनकोड करना पड़ेगा और फिर उसको अपने मॉडल मल्टी मॉडल एलएलएम से रीड करवाना पड़ेगा कि वो हमें एक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाए। अब मैंने यहाँ पे जो है वो इनकोड का फंक्शन डिफाइन करा है जैसे मैंने ऊपर करा था, और सेम हमने इस बार डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिए। हमने ये बोला है कि इमेजेस को समराइज कर दो कलर्स और दूसरी इंफॉर्मेशन के ऊपर कि मैं इसको रिट्रीव कर सकूं, और शॉर्ट और कंसाइज है। अच्छा, ये मेक श्योर कि आपकी इमेज समरी बहुत ज्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि जब आप सेम वेक्टर स्पेस के अंदर कोई चीज सेव करवा रहे हैं और वहां पे अगर आपका चंक साइज 1024 है फॉर टेक्स्ट और आपका इमेज समरी का चंक साइज लिमिटेड नहीं है और वो बहुत बड़ा है, तो वो हो सकता है कि हमेशा आपका ना इमेज का चंक साइज को चेक करें, हमेशा वही लेकर आ जाए, क्योंकि जाहिर है उसके साथ उसकी सिमिलैरिटी मैडिंग मैच कर रही होगी ज्यादा। तो ज्यादा बड़ी रही हूँ इमेज समरी, एक लिमिट अमाउंट में हूँ कि बहुत बड़ी ना, मैंने ऊपर बहुत बड़ी इमेज ये समरी प्रिंट करवाई थी, यहाँ पे इतनी बड़ी नहीं होगी। अगेन हम लोग सब चीजें वही करवा रहे हैं कि हमने अपना पूरा मॉडल रख दिया और इसके बाद हमने इसके अंदर 1 बाय 1 अपनी इमेजेस सेंड करेंगे और हम इसको वो करवाएंगे। हमारे 2 फंक्शंस हैं, एक इमेज का और एक रीड का। अब हमारे पास एक अदर फंक्शन है जिसके अंदर हमने अपनी इमेज की पार्ट डिफाइन कर दी है, जो कि मैंने दिखाई है, एक्सपेक्टेड है, एंड देन हमने उसको सॉर्ट कर लिया है। सॉर्ट करने के बाद हमने फुल इमेज पाथ को हम साथ साथ प्रिंट भी करवा देंगे, कौन कौन सी इमेजेस रीड हो रही है। एक चीज होती है अक्सर कोलैब के अंदर कि वो चेक पॉइंट बना देता है, तो मैंने उसको एक्सक्लूड कर दिया, वरना फिर इशू आएगा, क्योंकि हम इमेजेस ओपन करवा रहे हैं एंड देन वो हम सेंड करा रहे हैं। अच्छा, इमेज ओपन करा के क्यों सेंड करवा रहे हैं सेपरेटली, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा छोटी इमेज होती है तो भी आपका एमएलएम जो है वो इशू करेगा, वो बोलेगा कि इमेज रीडेबल नहीं है, तो वो एरर थ्रो करेगा। और इसका एक और रीजन ये भी है कि अगर बहुत ज्यादा इमेज छोटी है तो बिना वजह अपने वेक्टर डेटाबेस को बड़ा करने की जरूरत है भी नहीं, तो हमने एक इमेज का साइज रख दिया है और हमने फिर उसी के ऊपर रखा है कि इतनी ज्यादा छोटी है 50 बाय 50 तो वो रिमूव हो जाए।
तो हमने यहाँ पे उसको रिमूव करा दिया। साथ में फिर हम इमेज को इनकोड करवा रहे हैं थ्रू दिस फंक्शन। हमारा इमेज इनकोड हो रहा है, और इमेज इनकोड मतलब वही अगेन बेस 64 कोई मल्टी मॉडल या कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम नहीं है इसके पीछे, सिंपल इनकोडिंग है। एंड देन हमने अपनी बेस 64 इमेजेस को यही सेव करवा लिया क्योंकि हमें बाद में यूज करनी है जब अपना वेक्टर डेटाबेस बनाएंगे। और उसके बाद हमने समरी करवा दिया है, तो ये हमारा समरी का फंक्शन ये था। एंड देन समरी का फंक्शन करवाने के बाद हमने समरीज भी सेव करवा ली है। अच्छा, मैंने स्लीप टाइम ऐड करा है, पर अगर आप में से कोई पेड एपीआई यूज कर रहा होगा तो उसको जरूरत नहीं होगी। टुगेदर एआई की जो एपीआई हम यूज कर रहे हैं क्योंकि वो पेड है, तो उसके अंदर एक इशू है कि वो आपको रेट लिमिटिंग एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। तो वो रेट लिमिट होगा एंड देन आपको पास एरर आएगा कि आपका रेट लिमिटिंग हो गई है। तो मैंने इसलिए स्लीप करवा दिया 2 सेकंड के लिए। तो जब भी हम फ्री सोर्स यूज करते हैं तो रेट लिमिटिंग है, उसके अंदर हम एक थोड़ा डिले रख देते हैं ताकि हिट्स की वजह से एरर ना आए, क्योंकि लिमिटेड हिट्स अवेलेबल होते हैं फ्री में। थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर क्योंकि 1 बाय 1 वो रीड होनी है देन स्लीप हो रही है, थोड़ा टाइम लग सकता है इसके अंदर। इमेजेस रीड हो चुकी हैं सारी एंड देन हम इमेजेस प्रिंट भी करवा कर देते हैं। यहाँ पे जो है वो हमारे पास इमेज की समरी आ गई है। ऑल तो ये भी अभी बड़ी है, इसके अंदर 2-3 और मेट्रिक होंगे। इसके अंदर आप जो है वो मैक्स टोकन डिफाइन कर सकते हैं, वो डिफाइन करके इसे शॉर्ट कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एग्जैक्टली नंबर ऑफ टोकन दे सकते हैं। जो अप्रोच अभी मैंने अपने फॉर ऑफिस यूज करी है, वहाँ पे मैंने इसको टोकन के लाइन दिखाते था कि 200 से ज्यादा ना हो। और मैंने अपने पास 250 की डेथ यहाँ पे जो रखी थी सेटिंग्स के अंदर आप डिफाइन करते हैं, तो आप जो है उसके अंदर वो करके इसको ज्यादा छोटा कर सकते हैं। अभी हमारी इमेज समरी इतनी बड़ी है फॉर 1 इमेज, तो अगर आपको और छोटी करनी है या बड़ी करनी है तो आप डिफाइन कर सकते हैं उसके अंदर। अब क्योंकि हमारे पास इमेज की समरी भी आ गई है और हमारे पास टेक्स्ट भी अब है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इन दोनों को एम्बेड करें। तो हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर का एक मॉडल ले रहे हैं और हम उससे करें। मैंने हर चीज क्योंकि फ्री यूज करी है तो ये भी हमने फ्री यूज करा है। इसकी डायमेंशन शायद 512 है। आई वुड सजेस्ट कि इसके अलावा कोई और सा मॉडल यूज करें, आई मीन अदर मॉडल्स एक्सप्लोर करें। देयर आर फ्यू जो मैं अभी अपने ऑफिस के लिए यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, पर आई वुड सजेस्ट इसके अलावा मॉडल्स यूज करें। इसकी पर्सनली मुझे जब भी मैंने यूज करा इसकी परफॉर्मेंस बहुत एवरेज है। तो रिट्रीवर के लिए जितना अच्छा आपका रिट्रीव होगा ना कॉन्टेक्स्ट, उतना अच्छा आपका एलएलएम समझेगा। मतलब एलएलएम के पास कॉन्टेक्स्ट जाएगा तो एलएलएम समझेगा। थोड़ा रिट्रीवर में माइंड पुट करना पड़ता है ताकि, क्योंकि एलएलएम का काम तो रीड करना कुछ भी दे दो। तो रिट्रीवर के अंदर आई वुड सजेस्ट कि दूसरे मॉडल से एक्सपेरिमेंट करें, पर क्योंकि मैंने मोस्टली ओपन सोर्स पे रखने की कोशिश करी है ताकि आप एक्सपेरिमेंट कर सकें, तो मैंने ये यूज़ करा हुआ है। पर अगर ओपन एआई का यूज़ कर सकते हैं, अदर नॉमिक के हैं एवरीथिंग, वो आप सब देख के एक दफ़ा ट्राई करके देख लें। अब हमारे पास जो है सबसे पहला स्टेप ये है कि हम रिट्रीवर डिफाइन करें। रिट्रीवर पहले डिफाइन करेंगे एंड देन हम पॉपुलेट करेंगे। मैंने यहाँ पे क्रोमा यूज़ करा है फॉर आवर वेक्टर डेटाबेस। और जब मैं लामा इंडेक्स को बना रही हूँ तो मैंने एक दफ़ा कॉर्डेंट यूज़ करा समझाने के लिए। पर्सनली कॉर्डेंट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर पेलोड वगैरह डिफाइन करने के ऑप्शंस हैं। पर जब हम सेकंड फाइल के ऊपर जाएंगे, अगर टाइम बचता है तो फिर मैं उसके अंदर आपको सब समझाऊंगी। लेकिन कॉर्डेंट के अंदर एटलीस्ट पेलोड वगैरह डिफाइन करना जो है वो मोर ईजियर, इनकी डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी अच्छी है। हमने यहाँ पे क्रोमा यूज़ करा है एंड देन क्रोमा में अपने कलेक्शन नेम बता दिया अपना, और हमने एम्बेडिंग बता दी हमने कौन सी यूज़ करी है। हमने यहाँ पे ये यूज़ करी है। अब हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं। एक है इन मेमोरी स्टोर। बेसिकली इन मेमोरी स्टोर हमारे पास क्या कर रहा है, इन मेमोरी स्टोर हमारे पास जो है वो जो भी हम वेक्टर डेटाबेस रखेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हम एक इन मेमोरी स्टोर बनाएंगे कि अगर ये चंक रिट्रीव होता है तो फिर ये ला के दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इमेज की समरी रिट्रीव हुई है तो इमेज की समरी ना दे, क्योंकि हमें आखिर में MLLM यूज करना है, वो इमेज इनकोडेड इमेज शो करे। हमने अपने डॉक स्टोर के अंदर सेव करवाई हुई होगी। इस तरीके से वर्क करेगा कि जब कोई चीज आए तो जो हमारे पास टेक्स्ट रिक्वायर्ड है तो टेक्स्ट शो करे, मतलब वेक्टर डेटाबेस के अंदर जो चीज आ रही है तो वेक्टर डेटाबेस के जरिए सर्च हो, इसलिए है। और फिर वेक्टर डेटाबेस के जो करस्पॉन्डिंग में या उसके सामने जो वो रखा हुआ है वो स्टोर से वो चीज पिक करके ला के दे।
तो हमारी इमेज समरीज तो वेक्टर डेटाबेस के अंदर जाएंगी, पर हमारी इमेजेस भी कहीं स्टोर होनी चाहिए। तो हमने उसके लिए डॉक स्टोर रखा है। जैसे ही वो चंक रिट्रीव होगा, वो डॉक स्टोर से सेम इसके आईडी के ऊपर से इमेज लेकर आएगा, वो शो कराएगा इसके अंदर। ऐसे एक अच्छी अप्रोच नहीं होती कि हम जो है पूरी पूरी इनकोडेड इमेजेस सेव करवाएं इधर पेलोड में, मेटाडेटा में, कहीं पे भी। बेटर ये है कि आप लोग जो है वो पार्ट्स को सेव करवाएं एंड देन और किसी और जगह से आप लिंक कर दें, सेव इट एनीवेयर, S3 बकेट एनीवेयर। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इनकोडेड इमेजेस नहीं सेव करनी चाहिए, क्योंकि इनकोड होने से इमेज बहुत बड़ी हो जाती है और फिर क्या होता है कि वो आपका जो है स्पेस ज़्यादा लेती है। तो आई थिंक इसको नहीं करें एंड देन जो है वो पाथ सेव करवाएं, कहीं से भी पे पाथ फीड करवाएं, ज़्यादा बेटर ये। अच्छा, हमारे पास टेक्स्ट था ऊपर, जो हमारे पास जो टेक्स्ट आया था हमारे जो हमने अनस्ट्रक्चर से निकाला था, मैं दफा शो करा देती हूँ। हमने रिट्रीवर डिफाइन कर दिया। अब हमें रिट्रीवर को पॉपुलेट करना है, मतलब रिट्रीवर में हमने इनपुट देना स्टार्ट करना है टेक्स्ट और इमेजेस का। ये हमारा टेक्स्ट है और हम अब इसको स्प्लिट करवाएंगे फर्दर अपने हिसाब से। तो मैंने स्प्लिट करवाया 1024 पे और कैरेक्टर स्प्लिटिंग करवाई है। और दूसरी चीज़ ये कि कैरेक्टर स्प्लिटिंग के अलावा भी अदर ऑप्शंस होते हैं स्प्लिट करने के, उस पर देख ले एक दफ़ा ज़रूर, क्योंकि कैरेक्टर स्प्लिटिंग इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये कैरेक्टर पे स्प्लिट करी होती है। तो अगर आप कोई अदर यूज़ कर रहे हैं लाइक सिमेंटिक और रिकर्सिव, तो थोड़ा सा रुक के और सेंटेंस कंप्लीट होने पे एटलीस्ट कट ऑफ करती है। हमने इसको जो चंक्स हमारे बड़े बहुत बड़े थे, वो हमने उनको स्मॉल करवा के ऑलमोस्ट 1024 साइज का बना दिया। ये हमारा मेटा डेटा है जो कि हम इसके अंदर यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि लैंगचिन ने जो अपनी अप्रोच, क्योंकि ये फाइल जो है वो लैंगचिन की अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे बेस्ड है। तो जो उन्होंने अपनी अप्रोच बताई है, उन्होंने डॉक स्टोर यूज़ करा है। पर अगर आपको डॉक स्टोर नहीं यूज़ करना, तो आप हमेशा मेटा डेटा के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं एंड देन यू कैन यूज़ इट मेटा डेटा के अंदर। मैंने पर्सनली जो अप्रोच यूज़ करी है विदाउट फ्रेमवर्क, तो मैंने तो मेटा डेटा ही यूज़ करा है और मेटा डेटा के अंदर ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सेव करवाई है। और मेटा डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर अगर आपने कोई कीवर्ड सर्च करना है या कुछ ऐसी चीज़ सर्च करनी है, इसके अंदर आप वेक्टर से ज़्यादा कीवर्ड पे फिल्टरिंग करना चाह रहे हैं, तो मेटा डेटा भी रियली काम का होता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि इसी फाइल से आंसर है और फिर इसी इसी कैटेगरी ऑफ फाइल से आंसर है एंड देन उसके बाद जो है वो सर्चिंग हो ओवरऑल टेक्स्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपके पास दो डेटा है, एक मैथ्स का एक साइंस का है, एक मैथ्स का एक बायोलॉजी का है। तो आप ये चाह रहे हैं कि बिला वजह कोई और चंक आए, तो नॉइस रिड्यूस करने के लिए आप चाह रहे हैं कि सिर्फ बायोलॉजी के उससे आए। तो आप मेटा डेटा के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये चंक जो है वो एक टॉपिक ऑफ बायोलॉजी से डिपेंड करता है एंड जब आप सर्चेस करवा रहे हो तो पहले आप मेटाडेटा के ऊपर फिल्टरिंग करवाओ और फिर उसके ऊपर एम्बेडिंग की सर्चेस करवा लो। तो इससे ये होता है कि मेटाडेटा आपकी बहुत सारी जो है वो हेल्प करता है रिट्रीवर को बेटर करने में। तो बेसिकली वीडियो रिट्रीवर के ऊपर है नहीं, अगर आप लोग को चाहिए हो तो वीडियो वगैरह तो आप डिस्कस कर लेगा, मैं इसके ऊपर भी बना दूंगी। लेकिन रिट्रीवर के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो कि हम डिस्कवर करें तो हमारा रिट्रीवर जो है वो बेटर परफॉर्म कर सकता है। अब हमने यहाँ पे जो है वो आईडी ली है एंड देन हमने यूयूआईडी का तो पता होगा, हम हर डॉक को एक सेपरेट आईडी प्रोवाइड करेंगे। हमने एक डॉक आईडीज बना ली, मतलब हम हर डॉक्यूमेंट चंक को एक सेपरेट आईडी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ बेश होगा ये हमारे डॉक्यूमेंट चंक से हमने हर किसी को एक सेपरेट आईडी प्रोवाइड करी है, यूनिक। और अब हम क्या कर रहे हैं कि हम मेटा डेटा के अंदर वो डॉक आईडी पेस्ट कर रहे हैं। मैं जरा इसको भी दफा दिखा दूँ इसको। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक इमेज रीड हो रही है। अब क्या हो रहा था यहाँ पर कि 1 बाय 1 एक एक हमारे पास टेक्स्ट रीड हुआ है जो यहाँ से था डॉक टेक्स्ट के अंदर। हमने एक एक करके, इसका मेटा डेटा एम्प्टी था, हमने इसका मेटा डेटा को पॉपुलेट करा। ये मेटा डेटा एम्प्टी था, मैं इसके अंदर भी 2 दी थी, आई थिंक शो नहीं होगा। मैंने शो जब किया था वक्त मेटा डेटा जो था वो एम्प्टी था, लेकिन अब वो अपडेट हो गया तो अपडेट हो गया होगा। अब यहाँ पे मेटा डेटा के अंदर एक आईडी हमने स्टोर करवा दी है। इट कुड बी एनीथिंग, अगर आपने स्टोर करवाना, मैंने एक आईडी की रखी है तो आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं। फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट की टेक्स्ट चंक्स जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो है वो हम इसको फीड कर सकते हैं अपने रिट्रीवर को।
ये जो मेथड्स हैं ये इनकी डॉक्यूमेंटेशन में खुद प्रोवाइडेड है, तो अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना हो तो कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। मैंने पर्सनली बस ये एक्स्ट्रा ऐड करा था कि मैंने अपने चंक के अंदर आईडी भी सेव करवा दी थी अपने रेलेवेंस के लिए। तो हमने वेक्टर डेटा स्टोर के अंदर ये ऐड करा डॉक स्टोर, और उसके बाद जो है वो हमने डॉक आईडीज जो सेपरेटली दी थी यहाँ पे क्रिएट की थी वो, और प्लेन टेक्स्ट सेव करवाया। ये उनकी रिक्वायरमेंट के अंदर है कि हम डॉक आईडी और प्लेन टेक्स्ट अलग अलग स्टोर करवाएं, तो वो आप लोग देख लेगा अगर डिफरेंट तरीके से करना हो तो। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम इंसर्ट कर रहे हैं, एम्बेड करने के बाद तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमने एम्बेडिंग मॉडल, क्योंकि आप ओवरऑल वो यूज़ कर रहे हैं रिट्रीवर इसका, तो ये खुद से एम्बेडिंग को रीड कर रहा है एंड देन चंक करके उसको सेव कर रहा है ऑटोमेटिकली। अगर आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे होंगे तो फिर आपको करवाना पड़ेगा और फिर स्टोर करवाना पड़ेगा। तो हम इमेज समरीज यूज़ करवाएंगे, इसके अंदर रीड करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे। इमेज समरीज के अंदर भी हमने सेम चीज़ करी है कि इमेज समरीज नहीं है, उनकी आईडीज बनाई है। फिर हमने इसको डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज किया है। बेसिकली डॉक्यूमेंट जो होता है वो लाइन चेन का एक वो है, फंक्शन है जिसके अंदर आप उसको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पे चेंज कर देते हो, जैसे ये है। तो हमने इमेज समरी, क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट थी तो हमने इसको इमेज समरी करवाई है एंड देन हमने इसको करने के बाद इसमें सेव करवाई है अपने रिट्रीवर के अंदर। टेक्स्ट हमारे पास इमेजेस रिट्रीव हो रही है, तो हमारा रिट्रीवर जो है वो रेडी है। पर आई थिंक हाल यहाँ पे टेक्स्ट में कुछ इशू है, इसलिए हमारा टेक्स्ट शो नहीं हुआ। मैं देख लूँ। हम इसके अंदर आई थिंक कोई इशू आ गया था जो पहली दफा में लोड नहीं हुआ, लेकिन अब इसके अंदर ये लोड हो रही है पहले टेक्स्ट में। हम आई थिंक मेरा शायद कोई सेल स्किप कर दिया होगा, तो अब बेसिकली टेक्स्ट व्यू हो रहा है। अब हमारे पास जो रिट्रीवर है वो, अब हमने क्या किया था कि हमने स्टोर ये करवाया था वेक्टर डेटाबेस के अंदर डॉक्यूमेंट इंडेक्स, पर इसने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर रेलेवेंट सर्चेस करके हमें सिर्फ और सिर्फ इसका रॉक स्टोर से रिट्रीव करके दिया। तो हमने वेक्टर स्टोर के अंदर जो सेव करवाया था वो समरीज करवाई थी इमेज की, हमें रिटर्न जो हुआ है वो उसकी इनकोडेड इमेज हुई है। सिमिलर टू दैट हमने जो स्टोर करवाया था वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का करवाया था, और जो हमें रिटर्न हुआ है वो सिर्फ टेक्स्ट हुआ है। तो ये हमारा रिट्रीवर है। इट माइट नॉट बी दैट एक्यूरेट क्योंकि हमने बहुत बेसिक सा एक रिट्रीवर यूज करा है एंड पर्सनली उसका परफॉर्मेंस इतने अच्छा है नहीं। तो एक्सपेरिमेंट करें अपने रिट्रीवर के साथ, अच्छे मॉडल्स यूज वगैरह करें तो क्या पता इजीली वो हो जाए उसके अंदर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पर अक्सर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो एम्बेडिंग मॉडल्स चेंज करने पड़ते हैं, तो मैंने मल्टीपल अदर भी यूज़ करे हुए हैं सीजर से, इसलिए मुझे ये पर्सनली अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या बताइए आपके केस के लिए अच्छा हो तो उसको एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट आउट करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्योंकि रिट्रीवर बन चुका है तो हमें शो कराना है कि क्या क्या रिट्रीव हो रहा है। तो हम जो है वो रिट्रीव करवा रहे हैं और हम शो करवाएंगे। ये बेसिकली कुछ फंक्शंस हैं जिसके अंदर जो है वो हमने इनकोड करवाई भी है। HTML इमेज टैग इनकोडिंग हो जाती, डिस्प्ले हो रही है क्योंकि इनका डिस्प्ले इधर से हमने इंपोर्ट करा है।
तो ये हमारे पास बेस 64 इमेज को डिस्प्ले करता है, तो ये डिस्प्ले हो रही है। एंड देन यहाँ पे हमारे पास जो है वो, क्योंकि ये दो टाइप्स है, एक इमेज है और एक टेक्स्ट है, और हमें अपने MLLM को दोनों अलग अलग देना होता है, इमेजेस को इमेज की तरफ और टेक्स्ट को टेक्स्ट की तरफ। तो हमने जो है यहाँ पर इन दोनों को स्प्लिट करवा दिया है सेपरेटली, और हम व्यू करवा रहे हैं। पहले तो हमने एक व्यू कराने के लिए बनाया हुआ है, ये हमारे पास व्यू हो रहा है। हमारा क्यूरी ये थी अकॉर्डिंग टू ग्राफ कितना लैंड बर्न हुआ है। तो हमारे पास इसने दो चीज़ें रिट्रीव करी हैं, एक ये बर्न करने वाली वो टेक्स्ट रिट्रीव करा है, एंड देन ये दो ग्राफ करे, इसके अंदर हमारे पास शो हो रहा है कि कितना एक्यूरेज बर्न है। तो जितनी अच्छी समरी होगी, जितना अच्छा रिट्रीवर होगा, ये उतना अच्छा रिट्रीव कर पाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल टेक्स्ट के ऊपर है। अब बेसिकली यहाँ पे हमारा रिट्रीवर रेडी है और रिट्रीवर हमारे पास शो भी कर रहा है, और रिट्रीवर के अंदर क्वेश्चंस करें एंड देन आपके पास एक रिट्रीव करके दिखा देगा। अब फाइनल स्टेप ये है कि जब हमारे पास टेक्स्ट आ गया, इमेजेस आ गई हैं, अब हमें इसको MLLM को देना है कि एक कोहेरेंट आंसर बना सके। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसको एक उसके अंदर देंगे, एक MLLM के अंदर देंगे। अगेन मैं स्प्लिट करवा रही हूँ ताकि मैं डॉक शो करा सकूँ। बेसिकली यहाँ पे स्प्लिट मैंने इस तरीके से करवाया है कि अगर बेस 64 को करने की कोशिश करो और अगर नहीं हो रहा तो फिर वो टेक्स्ट है, ठीक है। हमारे पास अब डॉक्स आ गए हैं। अब हमने डॉक्स को जो है वो सेपरेट करवा दिया, इमेजेस को इमेजेस में और टेक्स्ट को टेक्स्ट के अंदर। हमने इसे स्प्लिट करवाया हुआ है कि अगर टेक्स्ट है तो वो टेक्स्ट में सेव हो जाए, और बेस 64 है तो बेस 64 में हो जाए। इनकोड करने की कोशिश, डिकोड करने की कोशिश करेगा, डिकोड नहीं हो पाएगा तो जाहिर है फिर एरर थ्रू होगा, एंड देन दैट वुड बी टेक्स्ट, क्यों वो डिकोड नहीं हो पाया। अदर ऑप्शंस भी है, आई थिंक डॉक स्टोर के अंदर एक दफा आप लोगों को विजिट करके देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई मेटाडेटा वगैरह स्टोर करवा सकते हैं रेलिवेंट, जिससे हम फिगर आउट कर सके कि ये मेजर टेक्स्ट है। मैं जब फ्रेमवर्क फ्री अप्रोच से वर्क कर रही हूँ तो मैंने तो अपने पेलोड के अंदर इमेज और चंक की टाइप डिफाइन कर दी थी, और फिर मैं पेलोड के ऊपर जो है वो इसको फिल्टर करवा दी थी। पर यहाँ पे डॉक्स्टोर में ये ऑप्शन नहीं है, हो सकता है हो, एक दफ़ा देख और ढूंढ ले, मैंने ढूंढा था मुझे नहीं मिला था, तो और सर्च करके देख लें। पर फिलहाल जो मैंने अप्रोच यूज़ करी है इमेज और टेक्स्ट को सेपरेट करने के लिए, वो ये कि मैंने डिकोड करवा के चेक करा, नहीं हुआ तो मतलब वो टेक्स्ट है, टेक्स्ट या टेबल है। अगेन मैं यहाँ पे क्लाइंट डिफाइन कर रही हूँ। अब हमने अब क्या करना है, जब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं, इमेज आ गई है, टेक्स्ट आ गया है, हमने इसको देना है एक मल्टी मॉडल रैक को। सिंपली हमने यहाँ पे मेटालामा वर्जन यूज़ करा हुआ है, और मैं पहले ये बता दूं कि इसके रिजल्ट्स में अच्छे नहीं थे। आई टेस्टेड इट आउट, लेकिन इसके रिजल्ट जैसी इमेजेस ज़्यादा होती हैं ये कंफ्यूज हो जाता है, और प्रॉम्प्टिंग चेंजेस बहुत सारी करनी पड़ेंगी। तो प्रॉम्प्टिंग देखें कौन सी प्रॉम्प्टिंग बेस्ट बैठती है, उसको ट्राई करें। मैंने फ्यू प्रॉम्प्ट्स और ट्राई करे थे, पर डिफरेंट यूज केसेस के लिए डिफरेंट प्रॉम्प्ट ट्राई करके देखें, पर इसके अंदर इमेज रीडिंग मुझे इतनी खास लगी नहीं, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाता है जब उसको ज़्यादा इमेजेस हो तो, और ये फेथफुलनेस इसकी अच्छी नहीं थी। टॉप मैंने यहाँ पे टॉप पी और टेम्परेचर डिफाइन करा हुआ है हेलुसिनेट ना करने के लिए, बहुत कम किया हुआ है ताकि थोड़ा क्रिएटिव आंसर हो, फिर भी इसकी जो है इतनी अच्छी नहीं थी परफॉर्मेंस। जो हमने ऊपर क्वेश्चन पूछा था उसने यहाँ पे आंसर करा है अकॉर्डिंग टू ग्राफ। हमारा क्यूरी ये थी, हम तो सबको इस जगह कंपाइल करेंगे। अकॉर्डिंग टू ग्राफ हमारा कितना % लैंड बर्न हुआ था, और इसने रिप्लाई करा। अब यहाँ पे इसका इमेज रीडिंग इतनी खास है नहीं, वरना 2022 में 4 मिलियन से ज़्यादा बर्न हुआ है, पर इस स्पेसिफिक LLM की इतनी अच्छी है नहीं, तो इसने ये डिस्प्ले करा है। अब हम सब कुछ को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, और हम सबको एक साथ कंबाइन करने के बाद डायरेक्ट एक रैक के मॉडल में फिट कर रहे हैं। हमने क्या किया है कि रिट्रीव करवा रहे हैं, व्यू करवा रहे हैं, स्प्लिट करवा रहे हैं और सेपरेटली दे रहे हैं। अच्छा, एक दफ़ा मैं ये समझा दूँ कि मैं यहाँ पे कैसे दे रही हूँ। हमने इस फंक्शन के अंदर 3 चीज़ें करी हुई हैं, कॉन्टेक्स्ट लिस्ट दी हुई है, इमेज लिस्ट दी हुई है, यूजर क्यूरी, क्लाइंट आपका जो भी क्लाइंट है ओपन एआई है टुगेदर क्या है वो देखना, और हमने मॉडल का नेम डिफाइन करा हुआ है। जनरेशन प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने मेंशन करा हुआ है कि यूजर क्यूरी गिवन है, और स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो करो इंस्ट्रक्शंस को, लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा हेलुसिनेट कर रहा है। आई थिंक मैं अगर थोड़ा टेम्परेचर आगे पीछे करूँ तो थोड़ा बेहतर हो जाए। और मैंने मेंशन कर दिया कि कॉन्टेक्स्ट में से आंसर करो, और कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या है, इमेज और टेक्स्ट, फिर हमारी यूजर क्यूरी है। जितना भी टेक्स्ट कंटेंट है क्यूरी का वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ रहा है, मतलब ये जो कॉन्टेक्स्ट आप स्टोर करवा रहे हैं यहाँ पर, ये जो कॉन्टेक्स्ट है टेक्स्ट का, ये हमारे साथ प्रॉम्प्ट के अंदर ही रीड हो रहा है। और इमेजेस जो है
वो इमेजेस इस तरीके से आ रही है कि इमेज पाथ से हमारे पास हमारी जो इमेजेस आ रही हैं वो 1 बाय 1 आ रही हैं। अगर इमेज 64 इमेज एग्जिस्ट करती है इमेज पाथ्स के अंदर, तो हमने एक लूप बनाया हुआ है कि 1 बाय 1 इसको फीड करेगा तीनों इमेजेस को, एंड देन आखिर में हमारे पास सारी चीजें एक साथ फीड हो जाएंगी। फिर चैट कंप्लीशन के अंदर हमारे मैसेजेस जाएंगे, ये मैसेजेस हैं हमारे, और ये भी मैसेजेस हैं अपेंड हो रहे हैं, और फाइनल हमारे पास आंसर आएगा। तो ये जो है हमारा मल्टी मॉडल रैक का जो फंक्शन है वो इस तरीके से वर्क कर रहा है। एंड फाइनली अगर हम इसके अंदर सब कुछ कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास इस किस्म के आंसर्स आएंगे। तो ये हमारे पास जो रिट्रीव हुआ था वो सिर्फ टेक्स्ट हुआ था, क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसने आंसर किया। इसका आंसर में इसको नो बोलना चाहिए, तो उसने नो बोला है, क्योंकि 2029 तक कुछ भी वर्ड नहीं हुआ है। ये जो जितना भी डेटा है वो 2022 तक का है, तो इसने यहाँ पे ये मेंशन करा है कि आई कैन हैप्पी विद दैट, और ये हमारे पास रिट्रीव हुआ था। इमेज के अंदर क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस मुझे कुछ खास लगी नहीं, तो ये इतना अच्छा जवाब दे नहीं पा रहा है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। मैंने कलर का पूछा था, पर ये हेलुसिनेट कर रहा है और इसने मुझे कलर के मुताबिक नहीं बताया। इसने ग्राफ डिफाइन कर दिया कि ग्राफ क्या शो कर रहा है। थोड़ी प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी हेलुसिनेशन देखनी पड़ेगी, और प्रॉब्ली आई वुड सजेस्ट कि MLLM जो है वो आप GPT का यूज करें, वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कुछ और है। मेरी हेलुसिनेशन भी आई थिंक 0.5 पर है, इसको जरा थोड़ा और स्ट्रिक्ट करके देखें तो शायद बेहतर हो जाए। कुछ कंपैरिजन के लिए मैंने Azure OpenAI के एंड पॉइंट यूज करे थे, ताकि थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। इसके अंदर जो है वो Azure OpenAI के एंड पॉइंट यूज हो रहे हैं, तो मतलब GPT-4o यूज हो रहा है लार्ज मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज के साथ। सेम चीज है, जस्ट मॉडल डिफरेंट करें, क्लाइंट डिफरेंट करें, और हम अपने पास ये चेक करेंगे। इसकी परफॉर्मेंस बेटर है। एंड देन यहाँ मैंने से पूछा था कि व्हाट कलर इज बार चार्ट, तो बार चार्ट हमारे पास मल्टीपल है, क्योंकि ये अगेन GPT-4o है, GPT-4o की परफॉर्मेंस बहुत बेटर है, तो इसने हमारे पास ढंग का आंसर दिया। डार्क ब्लू, लाइट ब्राउन, ग्रे एंड मैरून, मल्टीपल बार चार्ट्स है हमारे पास। ये डार्क ब्लू, लाइट ब्राउन जो उसको लगा है, एंड मरून, तो मतलब इसने मल्टीपल कलर्स इधर से भी और इधर से भी पिक करें और आपको आंसर किया, जो कि दिख रहा है कि सिग्निफिकेंटली परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है एज कम्पेयर टू लामा वर्जन 3। तो ये था लैंगचेन के लिए। एंड देन मैं नेक्स्ट टास्क पे प्रोसीड करूंगी, तो वो इमेज एम्बेडिंग बेस्ड होगा। इसके अंदर मैं कोई इमेज एम्बेडिंग मॉडल यूज नहीं कर रहा है। आई थिंक ये क्लियर हो। अगर किसी को भी कोड की फाइल चाहिए तो मैं ये प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो मुझे बता देगा, मैं ये सेंड कर दूंगी। कुछ चीज़ें रिमूव करके मुझे मैं सेंड कर दूंगी अपने कीज वगैरह, अगर मुझे कुछ हुई तो। वैसे तो आई थिंक मैंने एक्सपोज नहीं करनी है, पर अगर हुई तो थोड़ा चेक करके तो मुझे बता देगा। आई मीन आपकी मैंने भी मेंशन कर सकते हैं, मैं वहाँ से देख लूंगी। आई थिंक टाइम लिमिटेड। जी मैं कह रहा हूँ आप सेंड कर दिएगा। जी जी। अनदर अप्रोच हमारे पास लामा इंडेक्स ही है, पर आई थिंक टाइम बहुत लिमिटेड है, तो मैं सिर्फ क्लिप एम्बेडिंग मॉडल समझा दूं। अच्छा, आप लोग टॉपिक बता दें, फिर मैं लामा इंडेक्स की अप्रोच समझा दूं या कैक समझा दूं, कैशे ऑगमेंटेड रैक या ये, क्योंकि बहुत टाइम लिमिटेड है, तो बस मैं आई थिंक एक टॉपिक ही और कवर कर सकती हूँ। मेरे पास दोनों फाइल्स रेडी है, अगर किसी को दूसरी फाइल भी चाहिए खुद से रीड करने के लिए, ये रही। किसी को अगर दूसरी फाइल भी चाहिए खुद से रीड करने के लिए, तो मैं भी समझा सकती हूँ, या हम नेक्स्ट सेशन को अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने इसको स्टार्ट के बाद थोड़ा और टाइम लग सकता है। ये लामा टेक्स्ट से है। एंड देन अब मुझे सजेशन बता दें आप लोग कि मैं कैशे ऑगमेंटेड रैक डिस्कस करूं या लामा इंडेक्स साथ इमेज एम्बेडिंग डिस्कस करूं, ताकि फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन रहे टाइम में नहीं। आप उसका ना आप इमेज एम्बेडिंग से थोड़ा ओवरव्यू दे दें और कैक पे ना फोकस करें थोड़ा सा। ये मेरी सही। सजेशन है। किसी और को कुछ और तो नहीं उसका? आई थिंक फिर मैं पहले समझा देती हूँ कि इमेज एम्बेडिंग में क्या होगा। जैसे अभी हमने टेक्स्ट का है ना, वैसे इमेज एम्बेडिंग के अंदर ये होगा
कि हम अलग अलग वो बनाएंगे। मैं आई थिंक इसके ऊपर ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत छोटी सी अप्रोच है, इसके अंदर तो ज़्यादा कुछ है भी नहीं। इसके अंदर भी हमने जो है वो डेटा एक्सट्रैक्ट करवाया है बाय अनस्ट्रक्चर्ड, और हमारे पास डेटा आ गया। अब हमने लामा इंडेक्स यूज करा है, तो लामा इंडेक्स के अंदर जो है वो बिल्ट इन हेल्प है क्लिप मॉडल के लिए, तो हमने ऊपर जो है क्लोन भी करा है यहाँ पे। बिल्ट इन क्लिप के लिए है, क्लिप एक एम्बेडिंग मॉडल है, इमेज एम्बेडिंग मॉडल है, जो कि आपके टेक्स्ट इमेज को अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट एम्बेड कर देता है, ताकि आप जब टेक्स्ट लिखें तो वो इमेज जो है उसकी जो एम्बेडिंग है उससे क्लियर हो सके। तो हमारे पास जो हमने क्लिप यूज करा है, एंड देन हमारे पास अगेन हमने सब चीजें सेव करवाई है। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली इसे यहाँ पे फाइल बनी थी एक्सट्रैक्टेड कंटेंट की, यहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगी। देन हमारे पास टेक्स्ट है और हमारे पास इमेजेस है। लामा इंडेक्स क्या करता है कि इसका सिंपल डायरेक्टली रीडर एक ऑप्शन है, जो कि इमेज और सारी चीजों को ना एक जगह खुद ही रीड कर लेता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये टेक्स्ट दिया, एंड टेक्स्ट को मैंने इसके अंदर जो है वो सेव करवा दिया सेम डायरेक्टरी में जिस डायरेक्टरी में मेरी इमेजेस सेव है। तो ये मेरी आउटपुट डायरेक्टरी है, एंड देन ये मेरी आउटपुट डायरेक्टरी के अंदर मैंने सेम आउटपुट डायरेक्टरी के अंदर ये सब कुछ सेव करवा दिया। डायरेक्टरी ये आउटपुट डायरेक्टरी मैंने टेक्स्ट भी सेव करवा दिया, तो ये .txt नाम की टाइप फाइल सेव हो जाएगी आपकी। मूविंग ऑन, हम जो है वो क्वाड्रेंट यूज कर रहे हैं इसके अंदर। तो हमने अलग अलग स्टोर बनाए, एक हमने वेक्टर स्टोर बनाया क्लाइंट के साथ, हमने पाथ सेम रखी, एक हमने बनाया टेक्स्ट कलेक्शन, और एक हमने बनाया इमेज कलेक्शन। और इमेज कलेक्शन और टेक्स्ट कलेक्शन को हमने स्टोरेज एक साथ में स्टोरेज के अंदर सेव कर दिया, मतलब हमने दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया। अब ये सेपरेट है एंड ये सेपरेट है। इसके अंदर हमारे पास इमेज की एम्बेडिंग स्टोर होंगी और वेक्टर स्टोर के अंदर हमारे पास ये होंगी। इमेज एम्बेडिंग के बारे में आपने सुना होगा कि इमेज एम्बेडिंग जो होती है वो बेसिकली क्लिप का वो है। मैं उसको लास्ट करूँ क्लिप के हमारे पास जब इमेज एम्बेडिंग की नीड इसलिए आई, पहले हमारे पास होता है क्लासिफिकेशन CNN मॉडल्स, आई थिंक सबने यूज करे होंगे। तो वो क्या करते हैं कि बेसिकली क्लासिफाई कर देते हैं इमेज को। तो अगर कोई डॉग है तो वो डॉग है, अगर कैट है तो वो कैट है, अगर पर्सन है तो वो पर्सन है। पर उसके अंदर जो है वो फर्दर इनसाइट्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि पर्सन इन अ ब्लू शर्ट और पर्सन इन अ वाइट शर्ट, तो वो दोनों को पर्सन ही कैलकुलेट करेगा। दिस इज वे। और अगर अब हम ये चाहते हैं कि सेपरेट सेपरेट हो जाए, मतलब पर्सन इन अ ब्लू शर्ट और वाइट शर्ट अलग अलग हो जाए, तो आपको क्लासिफिकेशन के लिए फिर आपको अपनी क्लासेस इंप्रूव करनी पड़ेंगी, अपनी क्लासेस बढ़ानी पड़ेंगी, तो मिलियंस आपके पास क्लासेस बन जाएंगी। तो यहाँ पे नीड शो हुई थी क्लिप की, जो कि रेलिवेंट अगर टेक्स्ट है तो वो पिक कर सके। तो वो हमने यहाँ पे, तो इसके अंदर जो क्लिप के अंदर हमारे पास अप्रोच है, इसके अंदर मैं इसको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, टाइम लिमिटेड है। पर अगर इसके अंदर आपको सेकंड सेशन चाहिए समझने के लिए, तो वो आप अरीशा से बात करके देख लेगा अरेंज करने के लिए। पर मैं इसकी एक सिंपल अप्रोच बता देती हूँ। क्लिप ने क्या किया कि हमारे पास इसने इमेजेस ली और इमेजेस के कैप्शन दिए, जैसे पेपर द ऑसी पप। उसने क्या किया कि इमेज थी, इसके अंदर वैसे तो ये डॉग है अगर क्लासिफिकेशन मॉडल के हिसाब से देखा जाए, पर नहीं, इसने कैप्शन दिए। और इसने क्या किया कि एक इमेज इनकोडर बेस्ड ट्रांसफॉर्मर यूज करा और एक टेक्स्ट इनकोडर बेस्ड ट्रांसफॉर्मर यूज करा। इसको हमने टेक्स्ट के जरिए गुजारा और इसको हमने इमेज के जरिए गुजारा, और फिर हमने इसकी दरमियान की सिमिलैरिटी कैलकुलेट करी इन अ डायरेक्शन कि वो इमेज की टेक्स्ट की अगर इनकोड हो रही है और इमेज इनकोड हो रही है तो इनकी सिमिलैरिटी क्या है। जब सिमिलैरिटी कैलकुलेट करी तो हमने बाकी इररेलेवेंट टेक्स्ट से भी इसकी सिमिलैरिटी चेक करी, मतलब फॉर एग्जांपल इसके पीछे जितने भी इमेजेस है और इसके पीछे जितने भी वो है, ये आपस में सबको करा इस तरीके से कि हमारे पास जो है वो इनकोडिंग हो टेक्स्ट की और इमेज की, डिफरेंट डिफरेंट उसके ऊपर भी इमेजेस के ऊपर भी। से I1 है तो उसके साथ T2 है और फिर T3 है। और हमने कोशिश ये करी कि इन दो ट्रेनिंग के दरमियान, क्योंकि ये भी 400 मिलियन पैरामीटर के बेस्ड है, इमेजेस एंड कैप्शन आई थिंक। तो उसके अंदर हमने ये करा कि जो इमेज रेलिवेंट टू द टेक्स्ट है, डायगोनल में ये मिनिमाइज हो और ये जो सब डिस्टेंसेस हैं ये मैक्सिमाइज हो सके। मतलब जो इररेलेवेंट इमेज और टेक्स्ट है वो मैक्सिमाइज हो डिस्टेंस, जब ट्रेनिंग सेशन हो रहा था इसका, ट्रेनिंग सारी इसकी हो रही थी। और डायगोनल में इसका जो ओवरऑल स्कोर है वो मिनिमाइज हो सके कोसाइन सिमिलरिटी यूज करके। तो हमारे पास हमने डायगोनल में इस तरीके से करा कि ये और ये सिमिलर हो और बाकी सारी इमेजेस जो है वो हो जाए, इससे इररेलेवेंट हो जाए, मतलब कि डिस्टेंस बहुत फार हो जाए। तो इस तरीके से क्लिप एम्बेडिंग मॉडल ने लर्न करा। इसके अंदर फर्दर इनसाइट्स और हैं, लेकिन क्योंकि टाइम लिमिटेड है तो मैं बस इसका ओवरव्यू दे के आगे बढ़ रही हूँ।
तो फिर हमने यहाँ पे जो है वो क्लिप एम्बेडिंग मॉडल यूज करा। और क्लिप एम्बेडिंग मॉडल क्या करता है, क्योंकि वो कैप्शन और इमेज के दरमियान की सिमिलरिटी पकड़ सकता है और वो टेक्स्ट के ऊपर सिमिलरिटी कर सकता है, क्योंकि उन लोगों ने ट्रेनिंग इस तरीके से करी कि कैप्शन के ऊपर सर्चेज हो, मतलब फ्यू शॉर्ट हो सके इसके अंदर। तो वो इसलिए हम यहाँ पे ये यूज करेंगे कि इमेज की एम्बेडिंग हो सके। अगर ये बात शायद थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी, पर लाइक समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेगा, मैं समझा देती हूँ दोबारा कि इमेज एम्बेडिंग मॉडल क्यों, क्लासिफिकेशन क्यों नहीं। इसके अलावा जो है वो हमने जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है टेक्स्ट और इमेज कलेक्शन। एंड देन हमने यहाँ पे जो है वो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर से अगेन सेम ही चीज इमेज एम्बेडिंग मॉडल इंपोर्ट करा है। हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली दूसरा कोई एम्बेडिंग मॉडल, क्लिप का एम्बेडिंग मॉडल इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि लाम इंडेक्स में बिल्ट इन सपोर्ट है। मैंने ट्राई किया था ओवरराइट करने का मेथड अपने स्पेसिफिक एम्बेडिंग मॉडल से, लेकिन हुआ नहीं। तो क्या पता अब अवेलेबल हो, तो वो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपने कोई और सा मॉडल यूज करना है, इनके पास 2-3 और है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब अगेन हमने यहाँ पे जो है वो सिंपल राइट रीडर से रीड करवाया। इसके अंदर जो रिट्रीवर होता है वो इंडेक्स की तरह होता है, तो हमने इसका इंडेक्स बना दिया। और हमारे पास जो है वो अब ये होगा हमारे पास इसके अंदर कि हमने जो है वो रिट्रीवर बना दिया, मतलब इंडेक्स दिया। अब रिट्रीवर के अंदर हमने मेंशन करा कि टॉप 3 सिमिलर टेक्स्ट ले आओ और टॉप 3 सिमिलर इमेजेस ले आओ। मतलब ये क्वेरी सेपरेटली दोनों कलेक्शंस में रन होगी, पहले टेक्स्ट में फिर इमेज के वेक्टर कलेक्शन में। और 3 रेलिवेंट इमेजेस सेपरेटली आएंगी और 3 रेलिवेंट इमेजेस टेक्स्ट से 3 रेलिवेंट टेक्स्ट अलग से आएंगे चंक्स। तो इसलिए कि अगर हम दोनों को साथ कंबाइन कर देते तो स्कोर्स जो है वो इमेज के लिए बहुत कम होते हैं और टेक्स्ट से बहुत ज्यादा होते हैं, तो फिर सिर्फ टेक्स्ट रिट्रीव होता रहता। तो हमने इन दोनों को अलग अलग रखा है। ऑल्सो सेम स्पेस में रखने से ये इश्यूज आ सकते हैं। बाकी फिर वही अगेन हम रिट्रीव करवाएंगे एंड देन उसके अंदर हम एमएलएम के अंदर दे सकते हैं, या फिर पूरा एमएलएम डिफाइंड है। आई थिंक यहाँ पे कुछ हिडन आउटपुट्स हैं, ये शो हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो इसके अंदर से अपनी रेड लाइन के बारे में सही से डिस्क्राइब करा हुआ है कि रेड कलर की लाइन जो है वो ग्राफ के अंदर क्या बता रही है। तो ये प्रॉपरली इमेज रीड कर रहा है और प्रॉपरली बता रहा है कि ग्राफ क्या शो कर रहा है और कैसी लाइन है। इमेज रेड कलर लाइन बेसिकली ये है। तो अगर किसी ने ये अप्रोच गो थ्रू करनी हो, मैं फाइल शेयर कर दूंगी अगेन, तो आप लोग एक दफा देख लेगा और कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप पे पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा टाइम से वेस्ट नहीं कर रही, तो मैं अब कैक की तरफ मूव कर रही हूँ, क्योंकि वो भी वो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत रिसेंट है, तो मैं उसकी तरफ मूव करती हूँ। बेसिकली फिर रैक के साथ फ्यू इश्यूज हैं। रैक जो, अच्छा, ये अदर एम्बेडिंग मॉडल्स के इश्यूज वो हैं, तो ये भी बेटर आंसर। क्योंकि कुछ इश्यूज हैं रैक के साथ, वो ये कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, अक्सर रॉन्ग आउटपुट्स होते हैं। अगर पीडीएफ के अंदर एलिमेंट कुछ नहीं रिट्रीव हुआ, रिट्रीवर इज अ बिग इशू। अगर रिट्रीवर अच्छा नहीं हुआ तो उसके अंदर कुछ हो सकते हैं। एंड देन अगेन अगर एम्बेडिंग किसी चीज़ की एम्बेडिंग ठीक से नहीं हुई है तो वो इशू सकते हैं। सबसे बड़ा तो कॉम्प्लेक्स पीडीएफ का इशू हो सकता है। और कुछ फ्यू इश्यूज और है इसके अंदर, जो कि टेबल अगर एक ही फॉर्मेट में सारा जा रहा है और अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो वो समराइज हो सकता है, क्योंकि वो फ्यू चंक्स लेकर आएगा। तो वो कुछ चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं। अब कुछ इश्यूज को सॉल्व करने के लिए खासतौर पे ये कि ये थोड़ा स्लो होता है और इसके अंदर हमें की वैल्यू बार बार करनी पड़ती है। तो हमारे पास जो है बहुत रिसेंट कॉन्सेप्ट है कैग का। कैग बेसिकली कैशे ऑगमेंटेड जनरेशन है। ये क्या करती है कि ये जो ट्रेडिशनल रैग होता है उसमें हम हर दफा चंक्स पिक करते हैं। हर दफा ट्रांसफॉर्मर, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम एक की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं फॉर द नेक्स्ट टोकन। तो जब भी हमारे पास यूजर का प्रॉम्प्ट आता है तो वो की वैल्यू हर दफा कैलकुलेट होती है, हर दफा। तो अब क्योंकि एलएलएम की कॉन्टेक्स्ट लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, तो ये सॉल्यूशन निकाला है कि हमेशा जब भी हमारे पास नया नया प्रॉम्प्ट आता है तो हमेशा जो है वो दोबारा दोबारा की वैल्यू कैलकुलेट होती है। और जब बार बार की वैल्यू कैलकुलेट होती है तो उससे ये होता है कि तो टाइम ज़्यादा लगता है एंड देन अगेन आपका जो है वो यूज भी ज़्यादा होता है जीपीयू। तो अप्रोच ये थी कि जो एलएलएम का लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके अंदर जो है वो पीडीएफ को रीड करके उसको इस तरीके से बना लिया जाए कि वो पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा मॉडल लोड हो जाए और फॉर वंस सिर्फ की वैल्यू कैलकुलेट हो। क्योंकि जब यूजर प्रॉम्प्ट देता है तो हमेशा जब हम नया प्रॉम्प्ट देंगे एंड एवरीथिंग, तो वो हमेशा उन सारे डॉक्यूमेंट्स को रीड करेगा, फिर नई की वैल्यू बनाएगा और सबसे ज्यादा लेटेंसी जो है वो इसी टाइम पे लगती है।
तो हमारे पास की वैल्यू बेसिकली ये क्यूरी की होती है, एंड देन जो प्रीवियस का जो वो होता है सारा वो की वैल्यू के अंदर सेव होता है। तो की वैल्यू के अंदर क्योंकि आपने नोटिस करा होगा जितना ज़्यादा लंबा कॉन्टेक्स्ट का एलएलएम होता है उतना ज़्यादा उसके अंदर प्राइस होती है, खासतौर पे जीपीटी के अंदर। तो इसीलिए होती है क्योंकि जितना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट लेंथ हम इंक्रीज करते हैं फॉर इनपुट, उतना ज़्यादा की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है, तो ज़्यादा वो स्पेस देता है। इसी वजह से कैशे इंट्रोड्यूस करवाई गई थी की वैल्यू कैशे नाम से, और इसके बाद जो है वो कैशे के अंदर हम लोग जो है वो कंप्यूट कर देते हैं, एंड देन उस कैशे के अंदर सेव करवा देते हैं फॉर फ्यूचर। और फिर जब एक दफ़ा की वैल्यू कैशे सारे प्रॉम्प्ट की बन जाती है तो फिर जो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन की जो वैल्यू होती है, लेटेंसी होती है, वो बहुत कम हो जाती है। तो कैग हमारे पास इस तरीके से चलता है कि ये तो हमारे पास ट्रेडिशनल है कि इसके अंदर वेक्टर डीबी से आ रहा है, क्यूरी आ रही है, डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, वो सब एक साथ जा रहे हैं, बार बार की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है और ये जनरेट कर रहा है आंसर सेल्फ अटेंशन जो कि टाइम लेती है, कैशे दोबारा से बनती है, एंड देन वो आंसर करता है। इसके अंदर हम सारा कॉन्टेक्स्ट को प्री लोडेड रखते हैं, प्री कंप्यूटेड कैशे होती है क्योंकि वंस कंप्यूट हो चुकी होती है, एंड देन वो कंप्यूट होने के बाद जो है वो फाइनल टोकन के अंदर मतलब ऑलरेडी कंप्यूटर होती है। तो बस जब यूजर क्वेश्चन करता जाता है तो उसको बार बार जाके सारे डॉक्यूमेंट रिट्रीव करके उसे नहीं करना पड़ता, तो उससे हमारी लेटेंसी कम हो गई थी। पर्सनली व्हाट आई थिंक कि हम ड्रैग की जो है वो स्टिल बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि एक लिमिट स्टिल मौजूद है कॉन्टेक्स्ट की, रेलेवेंस की, एंड देन अगर बहुत बड़ा डेटाबेस है तो कैग स्टिल नहीं वर्क करेगा। तो आई थिंक देयर इज स्टिल अ नीड ऑफ रैक, बट हो सकता है कि कैग के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस हो जिसकी वजह से रैक के अंदर रैक की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए और ये जो नीड है बहुत ज़्यादा रैक की वो भी नहीं हो जाए। पर कैग अगर आप किसी छोटे से थोड़े कम पीडीएफ से वर्क कर रहे हो, इट्स परफेक्टली फाइन टू वर्क विद एंड इट्स फास्टर। तो आई थिंक मैं इसको सेशन को यहाँ पे जल्दी एंड करें क्योंकि 15 मिनट आई थिंक क्वेश्चन आंसर्स के लिए है, तो अगर किसी को क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो मुझसे कर ले इसके हिसाब से। हम कुछ क्वेश्चंस हैं किसी के? मेरे ना क्वेश्चन अगर किसी का नहीं है तो मेरा ना, मैं जैसे कि एक FYP कर रहा हूँ, तो जिसमें मेरा प्रोजेक्ट है कि मैंने एक एग्जाम ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है जिसमें इमेजेस भी होंगी और टेक्स्ट भी होगा। इमेजेस में वो होगा जैसे कि डायग्राम, TLT के जो एग्जाम होता है उसमें डायग्राम्स होती हैं, एंड और नोट, जिसमें हम एक सर्किट बनाते हैं। अगर मैंने उसको इवेल्युएट करना है तो आप मुझे इसमें थोड़ा सा गाइड करेंगे कि मैं कौन कौन से टूल्स टेक्नोलॉजीज यूज़ करूँ और um, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। आपने इमेजेस आई थिंक इमेजेस रीड करवानी है और टेक्स्ट रीड करवाना है, आप ये कह रहे जी, टेक्स्ट एक पूरा एग्जाम है ना, एग्जाम किसी भी टाइप का हो सकते हैं कि उसमें इमेजेस भी हो सकती हैं, इमेजेस इन द सेंस कि उसमें डायग्राम्स हो सकती हैं। हैं? TLD के तो एग्जाम होते हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, जिसमें ना हम एंड वो उसमें डायग्राम्स बनानी होती हैं, एंड और नोट, फिर उसके बाद उसका एक सर्किट बनता है। उस तरह की जो डायग्राम्स हैं मैंने उनको इवेल्युएट करना है, उसकी ग्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए मैं एक रैक सिस्टम बनाना चाहता हूँ। आई थिंक पहले तो ये देखें कि जो करंट LLMs है वो आपके हिसाब से आंसर कर सकते हैं नहीं कर सकते बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिक यूज केस आई थिंक। क्योंकि अगर सर्किट, वैसे तो मेरा ख्याल है कि प्रीटी मच कर सकता होगा जीपीटी का 4o आपके सर्किट्स की समरी क्रिएट करके उसे, क्योंकि आप LLM में तो जज यूज करें एंड देन जो समरीज वगैरह बन रही हैं उनको कंपेयर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने Q&A जनरेट करवाए थे जब, तो मैंने LLM से चेक करवाया था कि क्वेश्चन और आंसर रेलिवेंट है नहीं, तो जो समरी आ रही है वो आप एक दफ़ा LLM में जज में डाल के देखें एंड देन चेक कर लें कि वो आ रही है, आ रहे नहीं आ रहे। बाकी रैक जो है वो आप मल्टी मॉडल की भी यूज़ करके, जैसे मैंने अभी बताया, इमेज एम्बेडिंग यूज़ करके, वैसे आई वुड सजेस्ट आपके केस के अंदर इमेज एम्बेडिंग की बजाय इमेज समरी होनी चाहिए क्योंकि इमेज एम्बेडिंग मॉडल स्पेसिफिक यूज़ केसेस के लिए इतने अच्छे नहीं होते, जबकि MLLM जो है वो किसी भी इमेज को बहुत परफेक्टली डिफाइन कर पाते हैं ताकि वो रिट्रीव हो सके। तो इमेज समरी वाली चीज़ करके आप चेक करके देखें एक दफ़ा, हो सकता है इसमें आपकी हेल्प हो जाए। और स्पेसिफिक यूज केस के लिए आई थिंक फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग करके देखें, नहीं होता तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको फाइन ट्यून वर्जन्स को थोड़ा सर्च करना पड़े अपने स्पेसिफिक केस के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि सिंपल इवेल्युएशन के लिए कि डायग्राम सिर्फ चेक करवानी और रीड करवानी है, तो मेरा ख्याल है सिंपल आपके पास GPT-4 बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। ये तो पेड वर्जन है, अगर कोई हम्म। ओपन सोर्स मॉडल अच्छा सा हो जिसके रिजल्ट अच्छे हो।
लामा विजन का रिजल्ट 2-3 इमेजेस तक ठीक सही रहता है। मेरा ख्याल है कि आप लामा विजन एक दफा ट्राई करके देखें, थोड़ा सा प्रॉम्प्टिंग करके देखें, थोड़ा एक्सपेरिमेंट ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि इतना बुरा रिजल्ट नहीं है। मेरे लिए स्पेसिफिक यूज केस में मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगा नहीं, लेकिन जब मैं सिंगल इमेजेस रीड करवा रही हूँ तो वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। और बाकी कुछ और है, एक इंटरनल और एक लावा है, दैट इज ओपन सोर्स। तो आप लावा को सर्च करें, spill.clip, तो आप लावा को सर्च करें, आई थिंक उसके ऊपर आपको हेल्प हो जाए। लावा के ओपन सोर्स है, वो हैवी होगा पर लाइक ढूंढ के इसको सर्च करके देखें। दैट इज मल्टी मॉडल। हैंड रेज किया था आई थिंक। यस मैंने करा था। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे पास जो ChatGPT 4o है या जो विजन मॉडल्स हैं ओपन एआई के, और जो हमारे पास ये ओपन सोर्स मॉडल्स हैं मेटा के, लामा वगैरह, तो इनके अंदर कितना डिफरेंस है इनके आंसर्स के अंदर? लाइक बहुत कोई ज़्यादा डिफरेंस है या थोड़ा सा अगर हम मेहनत करें तो करीब करीब ओपन सोर्स मॉडल को भी हम ला सकते हैं उसके करीब GPT-4 हो गया? मेरा ये ख्याल है कि मैंने खुद की बेंचमार्किंग नहीं करी। बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आपने ट्राई करा हुआ और आपने बेंचमार्किंग करी हुई। तो मैंने बेंचमार्किंग नहीं करी हुई, पर बेंचमार्क्स अवेलेबल होंगे जिसके अंदर आपको अंदाजा हो सकेगा कि कितना डिफरेंस है। और अदर मल्टी मॉडल के अंदर मैंने जब पर्सनली यूज किया था तो आई थिंक लामा विजन के अंदर जब मैं 2 से 3 में इमेजेस एक साथ रीड करवा रही हूँ तो इशू ज्यादा आ रहा है, वरना तो थोड़ी शायद प्रॉम्प्टिंग करी जाए और थोड़ा समझाया जाए तो वो आई थिंक काफी हद तक बेहतर परफॉर्म कर सकता है। पर आई थिंक 4o के वो तो बहुत ही अच्छा है, तो हो सकता है उसके नियर नियर आप थोड़ी प्रॉम्प्टिंग करें थोड़ा। तो आई थिंक मैट्रिक्स होता है जैसे वो चेंज करके देखें, टॉप के चेंज करके देखें, क्या पता काफी हद तक आंसर सही आ जाए। दूसरा प्रॉम्प्टिंग अगर बहुत अच्छी हुई भी हो तो क्या पता वो समझ जाए, वो कर ले। तो हाँ, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब लामा विजन यूज किया था मैंने क्वेश्चन आंसर जनरेट करवाए थे ओवर द इमेज, तो मेरे क्वेश्चन आंसर ठीक जनरेट किए थे, बहुत अच्छे जनरेट किए थे। पर अब मैं ब्रैक में यूज कर रही हूँ और मल्टीपल इमेजेस एट वंस दे रही हूँ तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है उसका आंसर। तो आई थिंक शायद प्रॉम्प्टिंग से बहुत फायदा पड़े इसके ऊपर। बीट करने के ऊपर तो वो डिपेंड करता है कि बेंचमार्क्स क्या कहते हैं इसके अंदर। हम कोई अदर क्वेश्चन है किसी को किसी भी चीज से रिलेटेड तो मुझसे पूछ लें ताकि फिर हम थोड़ी देर में सेशन एंड कर सकें। अच्छा, चैट में फीडबैक फॉर्म शेयर किया हुआ है तो सब वो लाजमी फिल कर दीजिएगा। किसी और चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं है तो फिर हम सेशन एंड करें। मैं फाइल शेयर कर देती हूँ एक दफा एडिट करने के बाद देख लेती हूँ मैं कोई पर्सनल चीज ना हो, फिर मैं सबके लिए व्यू कर देती हूँ एक्सेस पे, आप देख सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लामा एंड टेक्स्ट की अप्रोच थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर सकूं तो आप अरीशा से डिस्कस कर लेंगे, फिर हम कोई और सेशन इसके लिए रख लेंगे, क्योंकि आई थिंक मैंने थोड़ा रश किया एंड में क्योंकि टाइम बहुत लिमिट बचा था और क्वेश्चन आंसर्स का टाइम ना बचता। तो अगर कोई चाहता है तो उसके बारे में बता दो, अरीशा से बात आई थिंक ठीक है रीज, फिर हम एंड करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम। थैंक्स ऑल फॉर ज्वाइनिंग। ऑफिस अल्लाह हाफिज।